तजुर्बों का कभी अख्ताम नहीं होता। किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तजुर्बे और ज़िंदगी लाजुम व मलजूम है। नित नए तजुर्बे, एक दूसरे की ज़िंदगी बहुत पेचीदा और गुनागू है, और इसी निस्बत से तजुर्बे भी। मेरे लहजे में धुंधी आ गई। जाने दीजिए इस जिक्र को। इसके मेहरूती लब कुछ कहने के लिए धड़क रहे थे, लेकिन कोई एहतियात माने आ गई। उसने मौजू बदल देना मुनासिब समझा और इस्तगी से बोली, जरी से कहा है कि वो लखनऊ से कुछ किताबें मंगवा दे तो बड़ा अच्छा है। हमारी नादिर किताबें तो वहीं रह गई। जरी के लिए कई जगह से किताबें आती हैं, मुताला तो असल में वही करती हैं, खूब जम के। उन्हें अंग्रेज़ी भी बहुत आती है। खैरत है, इतने बड़े घर की देखभाल, हर किसी का ख्याल रखने के बाद वो मुताले के लिए वक्त निकाल लेती हैं। इसकी क्या कहिए, खुदा ने इसे किसी और मिट्टी से बनाया। यकीनन इनके यहाँ कोई समंदर है। वो तो इनके औसाफ के बयान शुमार के लिए ना लफ्ज़ वज़ा हुए हैं, ना अदद। यूँ तो यहाँ सभी एक दूसरे का परतो हैं, लेकिन सरी तो एक मिसाल है। वो तो परियों की किसी कहानी का किरदार है। किताबों और रिसालों में भी ऐसे किरदार नहीं मिलते। लहजे की ये शिद्दत सच के बगैर मुमकिन नहीं होती। कहने लगी, कभी कभी तो इनसे डर लगता। मैंने मुस्कुरा के पूछा। उनके तपाक, दरिया दिली, नज़्म ज़ब्त, बर्दाश्त, खुश लबासी, खुश वज़ई, जहानत मुताले के सामने अपना आपा बहुत कमतर लगता है। हाँ हाँ, वो ऐसी ही है, बहुत अजीब है वो। कभी कभी यास्मीन कहती है उसे बहुत एहसास है। कहती है किसी का इतना ख्याल रखना भी तो एक बार है। सब लोग हम पर खास तवज्जो देते हैं। मैंने जरी और खानम आप ही से कहा था, आप इतना हमें ना पूछा कीजिए, शर्मिंदगी होती है। हम कोई मेहमान तो नहीं, इस घर के फर्द हैं। ये इब्तदा की बात है, और आप ये अंदेशा दिल से निकाल दीजिए कि आपकी परसिश उनके लिए किसी बोझ का बायस हो सकती है। कुछ दिनों में आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ उनके इस रिश्ते में दाखिल है। यहाँ सारे एक दूसरे की खुशनुदी के बहाने ढूंढते हैं। उन्हें दुख बांटना आता है। जिनका दुख से वास्ता पड़ा हो, उन्हीं को तो ये हुनर आता है। यूँ जानिए, यहाँ सब अपने आप को तर्क कर देने और एक दूसरे को रियायत देने का कोई तजुर्बा कर रहे हैं, और जैसे जैसे इस तर्क इसार के समरात उससे हासिल होने वाली शादमानी के इसरार और रमूज उन पर खुल रहे हैं, उनकी इस्तकामत बढ़ रही है। सलमा को देखिए, शायद इस पर गुजरी हुई किसी ने आपको सुनाई हो। वो हमें हैदराबाद से वापसी के सफ़र में रेल के डिब्बे में मिली थी। इतफाक से हम भी इस डिब्बे में सवार हुए। ये इतफाक ना होता तो जाने क्या होता, जाने वो कहाँ किस हाल में होती। अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए थे उसके साथ। बड़ी लंबी रुदात है। हम उसे यहाँ ले आए, इस हवेली में वो ऐसी शामिल हुई जैसे इन्हीं दरोबाम का हिस्सा हो, यहीं पैदा हुई हो। उसे यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। हाँ, अपनी सलमा आपा, वो तो बहुत दिलकश हैं। वो चहकती आवाज़ में बोली। यास्मीन तो इनका दम भरती है। आप सच कहते हैं, ये तो कोई तस्वुरी तिलस्मी दुनिया है। कभी तो यकीन नहीं आता, किसी फ़रेब का गुमान होता है, मगर ये कैसी ख्याल अफरी, मिसाल अफरी हकीकत है। आप किताबों का जिक्र कर रही थी। आसनसोल में रह जाने वाली आपकी नादिर किताबों का ज़हीरा ज़ाया नहीं जाएगा। ज़रा कुछ वक्त गुजर जाए, विठल भाई का इरादा एक बार फिर वहाँ जाने का मालूम होता है। आपके और मामलात भी वहाँ जाके निपटाने हैं। अब वो किस्सा ख़त्म कीजिए। उसकी आवाज़ पर उदासी तारी होगी। हम यहाँ बहुत खुश हैं। अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहाँ जाके और मसाइल पैदा हो सकते हैं। बाबा भी चंद दिन पहले यही कह रहे थे। उनके सामने लबकशाई का यारा नहीं था। क्या मिल जाएगा वहाँ जाके? मकानों और ज़मीनों की रकम, और क्या। और चीज़ें तो वापस नहीं मिल जाएंगी, और हम इस दौलत का क्या करेंगे? ये दौलत जो हमें यहाँ मिली है किसी से कम है क्या? वहाँ के ख्याल से हमें हौल आता है। मगर एक बार वहाँ जाके और इस सैयद महमूद अली को देखने को दिल बहुत मुस्तरब होता है। इसे बहुत कम सज़ा मिली, इसका कलक है। मैं अपनी आवाज़ की तपश पर काबू न पा सका। सैयद महमूद अली के नाम पर सीना चलने लगता था। उस वक़्त की बात कुछ और थी। हमें आप दोनों और नसीर बाबा की फ़िक्र थी कि आप किसी तौर जल्द से जल्द वहाँ से दूर हो जाएं और बस सलामत मंजिल पर पहुँच जाएं। लेकिन सैयद महमूद अली का हिसाब बाकी है। उसे इस दरमियान वक्त मिल गया है। चलते हुए विठल भाई ने उसे आगाह किया था कि हम जल्द ही वापस आएंगे। उसे भी किसी वक्त हमारी अचानक आमद का धड़का लगा होगा। या तो उसे आसनसोल से हिजरत कर जानी चाहिए, या उसने सरसे में अपने इर्द गिर्द हिसार और मजबूत कर लिया होगा। वह जहाँ भी होगा, हम बहरहाल उसे ढूंढ लेंगे। अब हाक भी डालिए इन पर। रफ्त गुज़श्त, वो सरासीमा लहजे में बोली। इसमें इल्तिजा भी शामिल थी। इतनी हिम्मत बहुत है कि हमें वहाँ से रिहाई मिल गई। आपको आगे सफ़र दरपेश है। बेहतर होगा कि पहले आप अपने काम को अवलियत दीजिए, बात को किसी मुनासिब वक्त इस तरफ जाने का कसद कीजिए। हाँ, अभी इतनी जल्द मुमकिन भी नहीं, मगर मैं आपसे सच कहूँ, जी चाहता है कि पहली फुर्सत में वहाँ पहुँचूँ। विठल भाई भी यही कुछ सोचते होंगे। उन्होंने यहाँ अपने वकील से आपके मामले पर ज़रूर बात की होगी। मुझे इस बाबत वैसे कुछ इल्म नहीं है, सिर्फ अंदाजे से कह रहा हूँ। ज़फ़र मियाँ को भी यहाँ आने दीजिए, उन्हें भी साथ रखेंगे। मुझे तो ये नहीं मालूम कि ज़फ़र मियाँ से विठल भाई या नसीर बाबा की क्या बात हुई है। मैं उनके साथ नहीं गया था। मेरे ख्याल में उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। शायद विठल भाई ने इन दिनों यहाँ की दिगरगूं सूरत हाल देख के उन्हें बुलाने में तामुल किया हो। आप इत्मीनान रखे, वो आ जाएंगे। मैंने सर उठा के ज़फ़र के जिक्र से उसके रुखसारों पर आते जाते रंग देखने चाहे।
लेकिन उसके चेहरे पर धुंध सी छाई हुई थी। वो गुमसुम बैठी रही। जफर मियाँ ने बड़ी अजियतें झेली हैं। मैंने कहा, उन्हें देखने, उनसे मिलने का इश्तियाक है। काश वो हमारी मौजूदगी में यहाँ आ जाए। बड़ी तारीफें सुनी और इनकी। नसीब बाबा बता रहे थे कि इल्म का शौक ही उन्हें आपके वालिद मोहतरम के दरवाजे पर ले गया था। वो सर झुकाए दुपट्टे की बेल कुरेदती रही। उनके आने के बाद ये हलश भी दूर हो जाएगी कि वो आपके साथ नहीं है। हम यहाँ हर तरह मुतमईन हैं, उसने बाउजलत कहा। लेकिन अभी एक हिस्सा तो बाकी है। जफर मियाँ के आ जाने पर गोया एक खनवादा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हमें कहीं और नहीं जाना। वो किसी हद तक नाज बरदराना अंदाज में बोली। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन आपसे कहता है? ये तो आप पर मुनहसर आपका इख्तियार है। जफर मियाँ चाहें तो वो भी यही रहें हम सबके साथ। वो नहीं चाहेंगे तो भी, उसने ज़ेरे लबी से कहा। जी हाँ, मैंने मुसरबाना तायीद की। हम कहीं और नहीं जाएंगे, वो मचल के बोली। खुश अंदाम, खुश कलाम और खुश अतवार लोगों की सोबत भी किसी सैरगाह की तरह होती है। इसके रूबरू वक्त का एहसास ही नहीं रहा। अंधेरा जितना गहरा होता जाता है, रोशनी भी उतनी गहरी हो जाती है। कई तरफ जलती रोशनियों से लाइब्रेरी जगमगा रही थी। इन रोशनियों में इसके कानों में झूलते आवेज़ों के नगीने तमक उठते थे। मुझे वहाँ बैठे रहना अच्छा लग रहा था। शाइस्तगी की भी अपनी एक तमकनत होती है। उसकी आवाज़ में तरन्नुम था और तकल्लुफ़ और तसना से मावरा था। जैसी वो खुद सांचे में ढली हुई थी, सांचे में ढली हुई इसकी गुफ्तगू भी थी। इस तरह बातें करती थी जैसे कोई शहजादी नाप तोल के खराम करती हो। कभी कभी फ़ारसी लबो लहजा और तराकीब की आमेज़श इसकी गुफ्तार का तेवर और दिलनशी असर अफरी कर देती थी। कभी कभी फ़ारसी लबो लहजा और तराकीब की आमेज़श इसकी गुफ्तार का तेवर और दिलनशी असर अफरी कर देती थी। हुस्न और जहानत दो आतिशे के मानित है, और कोई जोहरे इल्म से आरास्ता हो तो मिस्तज़ाद है। मुझे हरदम ये एहसास रहा कि मैं एक मुनफरद लड़की से हम कलाम हूँ। मैं वहाँ बैठा बातें बनाता रहता कि जीने पर किसी की तेज़ चापों से वो भी चौंक पड़ी। मैं भी मुंतशर हुआ। वो नेसा थी। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने से इसकी सांसें फूल रही थी। अरे आप यहाँ हैं? वो हाँफते हुए बोली। सारे में देख लिया। क्यों, खैरियत तो है? बाबा आपको याद कर रहे हैं। क्या बात है? मैंने तरद्दुद से पूछा। कोई मेहमान है इनके पास आए हैं। कौन मेहमान? मुझे नहीं मालूम, वो सादगी से बोली। उस्ताद सलामी वो हैं या कोई और? लेकिन निसा को क्या मालूम हो सकता था। मुझे तशवीश होने लगी। मैंने फ़िरोज़ा की तरफ देखा। वो भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैंने बेरब्ती से माज़रत की और सीढ़ियाँ तय करके नीचे आ गया। बैठक में कोई और नहीं था, उस्ताद सलामी था। मेरे सीने से जैसे कोई बोझ उतर गया। किधर ही खो गया था रे? विठल ने मुझे देखते ही पूछा। क्यों, यहीं था, लाइब्रेरी की तरफ। मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर सपाट था। इधर सलामी कब से तेरे लिए हुड़क रहा है? बार बार कोहनी मारता था ये अपना लाडला राजा। विठल की बात उस्ताद सलामी ने मुकम्मल नहीं होने दी। चबड़ती आवाज़ में बोला। हाँ लाडले उस्ताद, आपने को बेकली थी। ये तुम एकदम से। सलामी ने बेतवाना उठ के मुझे गले लगा लिया और दबोचने लगा। रात का खाना हम तीनों ने बैठक में खाया। खाने के बाद सलामी ज़्यादा देर नहीं ठहरा। विठल और इसके रवैये से मुझे अपनी बदगुमानी पर नदामत होती रही। मेरा दिमाग ऐसे ही उल्टे सीधे जाले बुनता रहता है। उस्ताद सलामी की खातिरदारी के लिए बाहर जाके किसी को मुतवज्जा करने की हदायत पर मेरा दिमाग क्यों भटकने बहकने लगता था। घर के अंदर मैं ही जा सकता था या विठल? मैंने क्यों समझा कि मेरी मौजूदगी विठल और उस्ताद सलामी के माबैन हारिज हो रही है। विठल तो जो भी मुझे उठा सकता था। इस उज़र के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। उसे भी कुछ मेरी बदजनी का अंदाज़ा हो गया था। उसने सराहत नहीं की और अच्छा ही किया। मुझे और शर्मिंदगी होती। मेरी बदवज़ी की उसे आदत हो जानी चाहिए। मैंने भी खामोशी मुनासिब समझी। नदामत का सबसे मौसर इजहार खामोशी है। खाने के बाद मैं बैठक से जल्दी उठ गया और कमरे में आके बिस्तर पर पड़ा रहा, अपने आप को नोचता रहा। हमें कोतवाली में हाजिरी दिए 7वां दिन था। रात का खाना खा के तकरीबन सभी बैठक में बैठे थे। हुक्के के सुलगते हुए खमीरे की खुशबू हर तरफ महकी हुई थी कि जगत मामा सटपटाता हुआ अंदर आया। जगत मामा को सबके सामने जुबान खोलना दुश्वार हो रहा था। विठल खुद ही उठ गया। मैंने भी इसकी पैरवी की। बैठक से बाहर आने पर जगत मामा ने बुखलाई आवाज़ में बताया कि चबूतरे पर पुलिस मौजूद है। विठल ने आंखें मींच ली और जगत मामा की कमर थपकते हुए बोला। बोलो आते हैं। उधर ही बैठने को मूंढा कुर्सी लगवा दो। मेरा वजूद एक लम्हे के लिए मुतलातिम हुआ था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। पुलिस की आमद तो किसी वक्त भी मुमकिन थी। कोतवाली के आने के बाद किसी भी लम्हे मुझे तो जैसे इनका इंतज़ार था। बैठक में वापस आके विठल ने पान का बीड़ा खाया, हुक्के के चंद कश लिए, बीड़ी का बंडल जेब में रखा और धीमी आवाज़ में ज़री को मुखातिब किया। अपने को जाना है, अपने को जाना है। अभी लौटने में देरी भी लग सकती है, रात भी लग जाए। तुम लोग आराम करो। बैठक में सुकूत छा गया। विठल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम दोनों ड्योढ़ी पार करके चबूतरे पर आए तो कई सिपाही इधर उधर मंडलाते दिखाई दिए। जगत मामा उसका भतीजा अंदर से कुर्सियां ला ला के रख रहे थे। चबूतरे के नीचे गली में इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन तांगों की टिमटिमाती रोशनियों में पुलिस का दस्ता वहां भी मुस्तैद खड़ा नजर आ रहा था। चबूतरे पर मौजूद सिपाहियों के दरमियान पुलिस ऑफिसर वही था जो गुज़िश्ता मरतबा हमें हवेली से कोतवाली ले गया था, और उसने 5 ऑफिसरों पर मुश्तमिल जमात की खिदमत में पेश करने से पहले
हमें एहतियात की तलकीन की थी। हमें सामने देख के इसका जिस्म अकड़ गया। उसकी छोटी छोटी आंखें विठल और मुझ पर जम गई थी, जैसे पहली बार देख रहा हो या पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है महाराज, कोई सपना देख लिया या फिर रास्ता भूल गए? विठल ने उठती हुई आवाज में पूछा। पुलिस ऑफिसर ने होंठ भींच लिए, उसके कंधे लटक गए। ठीक है उस्ताद, उसने मुंह बना के कहा। तुमको देखना था, मूर्ति बनवा के भिजवा दें उधर ही। विठल तुनक के बोला। पुलिस ऑफिसर की तेवरी पर बल पड़ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया और हशम की नजरों से विठल की सूरत देखा किया। इतना कष्ट क्यों किया माई बाप, पूरी सेना लेके आ गए हो। विठल का लहजा बदला हुआ था। कहने लगा, अपने किसी पालतू को भेज देते, सर के बल आ जाते दर्शन को। ज्यादा बात नहीं उस्ताद, पुलिस ऑफिसर ने चिड़चिड़ेपन से कहा। ठीक है, अब जाके आराम करो। ऐसा क्या साहब? विठल ने हैरानी का इजहार किया। कुछ उल्टा हो गया क्या? बस बस ठीक है, तुमको बोला ना अंदर जाओ और लंबी खींचो। हमको देखना था तुम यहीं पर हो कि नहीं। साहब बहादुर को बोल के चले थे 15-20 रोज तक इधर ही रहेंगे। किधर ही निकलेंगे तो प्रणाम करके, अगले पिछले सारे माफ करा के। देखो उस्ताद, पुलिस ऑफिसर मसनूई तहकुम से बोला, तुम्हारी भलाई के वास्ते बोलते हैं, अभी एहतियात करो, बहुत खराब हालत है। अड्डे के आदमियों को भी थाम के रखो, पूरी हुकूमत यहाँ से वहाँ तक पलटी हुई है। गोरे रेजिडेंट ने लखनऊ पुलिस की गर्दन दबोच रखी है। अब तक मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पुलिस क्या कर रही है? आवाज पर इसकी हिम्मत अस्तवार हुई। पुलिस झक मार रही है। पुलिस ऑफिसर ने पुलिस को गलीज गाली दी और जली भुनी आवाज में बोला, पुलिस के पास जादुई डंडा है, घुमाया और मुजरिम हाजिर। साले ऊपर बैठे हुक्म पर हुक्म चला रहे हैं। तुमको क्या बोले, 8 दिन हो रहे हैं, ठीक से कमर टिकाने को नहीं मिली। समझो 24 घंटे की बेगार भुगतनी पड़ रही है। इन लोगों ने जादूगर समझ के वर्मा साहब को भेजा था, जाते ही चमत्कार हो जाएगा। 2 सुरमा चेले भी नथी किए थे, वो भी अब ढेर ढेर से नजर आते हैं। कितने पकड़े छोड़ दिए, कितने अभी हवालात में सड़ रहे हैं। सारे में पुलिस कुत्तों की तरह मुजरिम सूंघती फिर रही है। विठल खामोशी से सुनता रहा। इसी स्नाह में जगत मामा और इसके भतीजे ने तरतीब से कुर्सियां रख दी थी। विठल ने पुलिस अफसर से हमदर्दी का इजहार किया। आप बैठो ना साहब, घर आए हो, थोड़ा जल पान करके जाओ। नहीं उस्ताद, अब चलते हैं, जाके रिपोर्ट करनी है। पुलिस ऑफिसर का मुंह अभी तक चढ़ा हुआ था। तुमको बोल दें, तुम सामने नहीं आते तो हमारे पास हवेली की तलाशी का हुक्म था। आपने को मालूम है आप कितना लौट पलट कर सकते हो। अपनी कबर भी अड्डे ने धांप रखी है। अड्डे की गांठ नहीं पड़ी होती तो बात और होती अंदाता, विठल ने बोझल आवाज में कहा। पुलिस ऑफिसर के सामने चेहरे पर आग भड़की थी, लेकिन उसने मुशफ़क़ाना लहजा इख्तियार किया। हाँ, अभी खींच ही के रखो उस्ताद, तुमको जाने दिया। वर्मा नहीं होता तो ऐसे धुले धुलाई नहीं आ जाते। पर वर्मा हो या दूसरे, साहब बोल दें, बार बार इनका ध्यान जाता तुम्हारी ही तरफ है। ठीक है साहब, बेटा ने गहरी सांस भरी और इसरार किया। बैठो ना साहब, घर आके ऐसे जाना अपने को। नहीं उस्ताद, पुलिस ऑफिसर ने विठल का शाना थपथपा के अफसरदगी से कहा, फिर देखेंगे, ज़रा ये आँख मिचोली खिचम खांची का समय उतरने दो। आएंगे ज़रूर, हमको तो इधर ही रहना है। जब तक वो टांगों पर नहीं बैठ गए, हम चबूतरे पर खड़े उन्हें जाता देखते रहे। उनकी आमद और रवानगी में चंद ही मिनट सर्फ हुए होंगे। हम बैठक में वापस पहुंचे तो निसा और यास्मीन के सिवा कोई मौजूद नहीं था। हमें देख के उनके चेहरों पर जैसे रोशनी फूटने लगी। दोनों इधर उधर बिखरी हुई खुशक मेवे की तश्तरियां और कहवे की प्यालियां समेट रही थीं। विठल ने अपनी जगह बैठ के चिल्लम की राख कुरेदी और फूके मार मार के सोई हुई आग बेदार की। निसा ने गो ताज़ा हुक्का भर के लाने के लिए कहा, लेकिन हुक्के के रमूज से विठल खूब वाकिफ था। 2-4 कशों की हुज्जत के बाद से धुआं इफरात से आने लगा। यह इस बात की अलामत है कि तंबाकू में अभी जलने की सकत है, धुएं का भी जायका होता है। मैंने पहले कभी 1-2 कश लेके देखे थे, मेरा तो सर घूमने लगा। हलक में धुआं जैसे अटक गया हो। विठल ने फरमाइश नहीं की थी। निसा भागम भाग कहीं से तेल की शीशी ले आई। शायद विठल को भी कुछ सुकून या तवज्जो मुंतशर होने की जरूरत थी। निसा का इरादा भांप के उसने सपर डाल दी। आंखें मूंदे हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। निसा हवेली के मकीनों की दिलजोई के बहाने ढूंढती थी, हरदम कोई खिदमत बजा लाने के लिए मुस्तैद। इशारे की जुस्तजू और इशारे पर तमील के लिए बिस्मल। मालिश की तो वो माहिर थी। ऐसी फोकी फोकी उंगलियों से सर दबाती और बालों में तेल पेवस्त करती थी कि एक सरूर सारगो पे में उतरने लगता था। विठल के अकब में खड़ी निसा ने मुस्कुराते हुए आंखों आंखों में मुझे इशारा किया कि विठल के बाद मेरी बारी है। उधर यास्मीन ने खुद को मसरूफ रखने के लिए गांव तक ये तरतीब से रखने और फर्श वगैरह की दुरुस्ती का काम अपने जिम्मे ले लिया था। कुछ देर तो मैं चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा, फिर दबे कदमों अपने कमरे में चलाया। दीगर ज़रूरतों के अलावा हर आदमी को किसी खलवत की भी ज़रूरत होती है। ये घर और घर में गोशे न होते तो आदमी को खुद से निपटना कैसा दुश्वार होता। कहते हैं
आदमी ग्रोह बंद गौल पसंद महलूक है, लेकिन तन्हाई की भी उसे शिद्दत से तलब होती है। रात इतनी गहरी नहीं हुई थी। बिस्तर पर जिस्म फैला के मैंने भी बिठल के माने आंखें बंद कर ली, मगर खुली आंखों में सामने के मंजर की एक हकीकत या दीवार हायल रहती है। बंद आंखों में गुजरा हुआ मंजर और उजागर हो जाता है। गुजरा हुआ मंजर आंखों में खुबा हुआ था। पुलिस ऑफिसर हमें देखने आया था, वो हमें साथ भी ले जा सकता था। फिर सब कुछ बदला हुआ पाता। हवालात का बोसीदा कमरा, सलाहें, मुर्दा रोशनियां, शकिस्ता बेंचें और पहरेदारों की धमकती चापें, इनकी घुड़कियां, धमकियां और जाने क्या क्या। जगत मामा के भतीजे के बकौल शहर में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। हमारी रोपोशी की अफवाह ही ने पुलिस को इस वक्त हवेली पर यलगार करने के लिए मजबूर किया होगा। एक बात तो वाज़ेह हो गई थी और पुलिस ऑफिसर भी कुछ बावर करा रहा था कि पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वो हमारी तरफ से गाफिल नहीं हुए हैं। हवेली के गिर्द पुलिस की नफरी अभी तक तैनात थी। शहर के नाकों, बाहर जाने वाले रास्तों पर वो मुसलसल निगरानी कर रहे थे। इस हिसार के बाद उन्हें हमारे बारे में किसी अफवाह पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। इससे पुलिस की बदहवासी और बेचारगी का अंदाजा किया जा सकता है। 2 दिन पहले विठल दूसरी बार अड्डे की तरफ गया था। इस मर्तबा जगत मामा का भतीजा उसके साथ नहीं था, सो मुझे न मालूम हो सका कि आपके अड्डे जाने वाले रास्तों पर इसे कितनी जगह रोका गया और क्या तू तकार हुई। दोपहर को वो हवेली वापस आ गया था। यका एक ख्याल ने मुझे बिस्तर से उठा दिया। ये भी तो मुमकिन है फैजाबाद से हमारे फरार की शोशा तराजी अड्डे के आदमियों ही ने की हो। जाहिर है विठल की मां पर उसकी इजाजत से। विठल से कुछ बाईद नहीं था। इस तरह वो पुलिस पर अपना एतबार बरकरार रखने का कोई मकसद हासिल करना चाहता हो। गुज़िश्ता 7 दिन में ठाकुर बस्ती की वारदात की तफ्तीश से मुतल्लिक किसी ऑफिसर से ही हमारा पहला राब्ता था। हो सकता है इतना वक्त गुजर जाने के बाद विठल ने अपने इत्मीनान और इस्तगना का इजहार जरूरी समझा हो। किसी अफवाह की तरकीब ही पर हवेली में पुलिस की आमद मुमकिन थी। ये एक बिलवास्ता दावत थी। हमारी तमानियत और बेनियाजी यकीनन पुलिस का शक मुतजलजल होने का बायस हो सकती है। दूसरी जानिब विठल को भी कुछ पुलिस का रुझान, उसकी फिक्र किस सिमत जाने की जुस्तजू होनी चाहिए। इस इक़दाम में कई पहलू मुजम्मर थे। पुलिस को इस यकीन का इयादा भी विठल का मकसूद होगा कि हम इसकी दस्तरस से दूर नहीं हैं। ये इम्कान तो कतन नहीं कि विठल के जहन में शहर से फरार का कोई इरादा पनप रहा हो और यूं वो हवेली के गिर्द पुलिस का मुहासरा ख़त्म करना चाहता हो। इसके चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार नजर नहीं आते थे। कुछ लिखा हो तो कुछ पढ़ा जाए। आदमी लफ्ज पढ़ सकता है, निशानात शिनाख्त कर सकता है। विठल का चेहरा तो कोरे कागज की तरह था। वो तो कोई बुत था, चलता फिरता बुत, जिसने जो कुछ नहीं देखा और जिसने जो कुछ नहीं जाना। उसकी आंखें कितनी रोशन हो, वो बीना तो नबीना के मानित है और किसी नबीना की तरह चीजें टटोलना और रास्ता खोजना ही मेरा काम था। मैं तो सिरे ही ढूंढ सकता था। मेरे अंदेशे और वसवसे इस वाक़े पर इन्हसार करते थे कि ठाकुर बस्ती की हुर्रेज़ी से विठल का कोई वास्ता है कि नहीं। बहरहाल कुछ विठल को भी एहसास होगा कि पुलिस ठाकुर बस्ती के इतने बड़े सानी है से यूं दस्तबरदार नहीं हो जाएगी। दरवाज़ा खुला हुआ और कमरे में खूब उजाला था। निस्सा शोर मचाती कूदती फांती अचानक वारत हुई। हाँ बाबर भाई, अब तैयार हो जाइए। मालिश वालों की तरह तेल की शीशी उसके हाथ में दबी और सफ़ेद तौलिया कलाई पर लटकी हुई थी। अरे अरे, ये एकदम हमला। आज छोड़ो भाई, कल देखेंगे। मैंने कतराती आवाज़ में कहा। तुम थक गई होगी। थकना कैसा, वो चमकने लगी। आजमा लीजिए, पूरी रात की शर्त। अच्छा ठीक है, जब तक आपको नींद ना आ जाए। उसने मजीद किसी उजरजोई का मौका नहीं दिया। मसहरी के सरहाने के अकब में खड़ी होकर उसने तेजी और महारत से अच्छी तरह तौलिया मेरी गर्दन और सीने पर लपेट दी। तेल के कतरों की ठंडक मुझे सर में महसूस हुई। शीशी बंद करके पहले वह हथेलियों की नरम नरम थपकियों से मसामों में तेल समोती रही। फिर इसकी मोमी रेशमी उंगलियां बालों में तैरने सरसराने लगी। हाथों की भी क्या करिश्माकारी होती है। आदमी के हवास जैसे हवास होते हैं। हाथों में हाथ बोलते, हाथ सुनते, हाथ देखते हैं। नरमो सख्त, गर्मो सर्द, तलखो शीरी, रेशम भी पत्थर भी। हाथों की अपनी एक हैसियत होती है। निसा के हाथों की लपक, उसके तपाक, उसकी वरफ्तगी की मजहर थी। आंखों में खुमार सा छाने लगा। वो बार बार उंगलियों के पैंतरे बदलती थी, हथेली से कनपटियां दबाती, पोरों की धीमी धीमी चुटकियों से भवें गिरफ्त में लेती। कभी पेशानी पर वो एक तवातुर और तवाजुन से उंगलियां थरकाती, उंगलियां बजाती थी। मालिश में उंगलियों का रिदम बहुत ज़रूरी होता है। वो इस रमत से भी बाखूबी वाकिफ थी कि मालिश के दौरान में अंदाज़ा होता है कि सर में कितना दर्द छुपा हुआ था। निसा की उंगलियां मेरे सर पर रक्स कर रही थी और मुझ पर एक सुरूर और निशात अंगेज कैफियत तारी हो रही थी। मेरा जिस्म निसा की उंगलियों की लोरी में झूल रहा था। यह महबे परवास था कि दरवाजे पर उभरती आहट ने चौंका दिया। निसा ने उसे मुझसे पहले देख लिया था। वह यास्मीन थी।
निशा के इसरार के बावजूद दरवाजे पर खड़ी रही। मेरी घड़ी में 10 बज रहे थे। इस दिन विठल सुबह सवेरे हवेली से निकल गया था। अड्डे के सिवा कौन सी मंजिल होगी। सूरज डूबते वक्त वो वापस आ गया। दूसरे दिन जगत मामा के भतीजे ने मुझे बताया कि शहर में तैनात गैर मुकामी पुलिस वापस चली गई है। अब मुकामी पुलिस ही खास मुकामात पर गश्त कर रही है। सुबह दुकानें वक्त पर खुलने लगी हैं, लेकिन शाम को जल्द बंद हो जाती हैं। लोग जल्द ही घरों में चले जाते हैं। कई दिन पहले बाजार का इलाका खुल गया था, लेकिन बालाखाने सूने पड़े हैं। शहर में मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहुत कम है। बाहर से ज़रूरी अशिया और दीगर सामान पहुंचाने वाले ताजिरों ने जगह जगह पुलिस की मुदाखलत की वजह से बारदार गाड़ियां लारी बंद कर दी हैं। इसलिए शहर में बाज़ अशिया की किल्लत हो गई है। जगत मामा के भतीजे को इसके किसी शनासा पुलिस वाले ने बताया था कि गोरों के हुक्म पर संगीन वारदात की तफ्तीश करने वाले खास माहिरों की एक और जमात ठाकुर बस्ती भेजी गई है। 2 दिन से वो हवेली के हक्स्तर में एक एक चीज कुरेद रहे हैं, लेकिन शायद वो भी नाकाम हो जाए। वकुआ के रोज पुलिस वारदात की जगह देर से पहुंची थी। सुना है आसपास के देहातों को लूट खसोट का खूब वक्त मिल गया था। लोगों का कहना है पुलिस ने भी देहातियों से बच जाने वाला साजो सामान कहाँ छोड़ा होगा। ठाकुरों की हवेली एक कदीम और वसी और रीज हवेली थी। बहुत मालो असबाब था वहाँ। लोग ये भी कहते हैं कि हमला आवरों ने रुपए पैसे जेवर और नादिर अशिया से सरोकार नहीं रखा था। रोज नई तशरीहात और तावीलात की जा रही हैं। कुछ लोग मुसर हैं कि कोई और नहीं, पुलिस खुद उलझ रही है। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मुकीम मरने वाले ठाकुरों के दूरों नज़दीक के रिश्तेदारों की बाहमी रंजिश, अदावत और हसद इस शख्सानी की असल वजह है। ठाकुरों की ज़मीन पर काम करने वाले किसानों के गिरोह के मुताबिक ठाकुरों के साथ रहने वाले वाहिद चचाजाद भाई ठाकुर हरचरण की वफाशवार बेवा ने अपनी जान का नजराना देकर अपने शोहर की अर्थी पर किया हुआ अहद निभाया है। ठाकुरों ने आबाई जायदाद में बड़ी हिस्सेदारी की वजह से इसके शोहर को जिंदा रहने नहीं दिया। उसे अपने शोहर की तबई मौत का यकीन नहीं था। वो मुसलसल आग में चल रही थी। ये तो लोग पहले ही कहते थे कि सारा कुछ लक्ष्मी दास की बेटी बरखा की रूह की पादाश है। वो एक नहायत पाकबाज और मासूम लड़की थी। इससे अगले दिन शाम को मैं तनहा लाइब्रेरी में बैठा था कि जहांगीर ने आके कहा, गुल्लू आपको याद करे, कहता है आप अपने काम से निपट जाएं तो जरा ड्योड़ी की तरफ आ जाएं। मेरा दिल फिर किसी किताब में कैसे लग सकता था। यकीनन जगत मामा का भतीजा फिर कोई नई खबर लेकर आया था। ड्योड़ी में वो मेरा मुंतजर था। उसे यकीन था कि पैगाम मिलते ही मैं आ जाऊंगा। मुझे देखते ही उसने घबराए हुए अंदाज में सलाम किया, फिर आज़राना लहजे में कहने लगा, छोटे साहब सीधा बाजार से आ रहा हूँ। मदनी होटल के मालिक शुद्धन मियाँ से अपनी याद अल्लाह है। आते जाते सलाम दुआ हो जाती है। मैंने हैरियत पूछी तो पास बुला के बोले, बरखोदार वो तो नक्शा ही दूसरा बन रहा है। अभी दोपहर के वक्त 3-4 वर्दी वाले लाट साहब अपने यहाँ चाय पीने को आए थे। वो तो कुछ और ही राग अलाप रहे थे। जगत मामा के भतीजे ने मुझे बताया कि ठाकुर बस्ती में वारदात से एक दिन पहले लखनऊ से मीना नामी रकास अपने चंद सजिंदों के साथ महफिल आराई के लिए आई थी। उसे हवेली के मेहमान खाने में ठहराया गया। 2 दिन बाद उसकी महफिल तय हो गई थी। इर्द गिर्द के रऊसा और आला हुकाम मधु किए जा चुके थे। किसी के सानो गुमान में भी नहीं था कि मीना बीना की बड़ी बहन है। बीना कुछ अर्से पहले हवेली से चंद कोस के फासले पर ठाकुरों के बागात में वाक़या इशरतगाह में असीर रह चुकी थी। बनारस के बाजार में ठाकुर बलदेव ने उसे देखा था। फिर वो रोज बलाखाने जाने और मालोजर लुटाने लगा। उसने बीना की माँ लैला को राजी करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर हुस्न जमाल में बेपाया, नृत्य भाव में बेमिसल बेटी से दस्तबरदार होने पर तैयार न हुई। ठाकुर में इनकार सुनने का हौसला नहीं था। वो नशाद बनारस से वापस आ गया। कुछ मुद्दत उसने जबर किया। आखिर एक दिन उसके शोरापुस्त नमक ख्वारों ने मीना को अपने आका की जनाब में पेश कर दिया। मीना को बागात वाली इशरतगाह में महसूर कर दिया गया। आसपास बेटी की तलाश में नाकामी के बाद लैला की नजरें ठाकुर बलदेव पर गईं, लेकिन ठाकुर बस्ती पहुंच के उसे अपनी कम कामती और ठाकुरों की बुलंद इकबाली का अंदाजा हुआ। उसने बहुत दुआएं दी। कौन उसकी फरियाद सुनता। ऊपर से नीचे तक हुकाम ठाकुरों के ताबे थे। वो आहो बुका करती हुई बनारस लौट गई। बनारस में ठाकुरों का सिक्का नहीं चलता था। कोई कितना ही आली मर्तबत हो, मगर ये दुनिया बहुत बड़ी है। लैला एक मुमताज खानदानी तवायफ थी। जिंदगी भर दोनों हाथों से समेटा था और ऐसी 2 बेटियों की माँ थी जिन पर अहले सरवत लालो जवाहिर नशावर करते थे। बनारस से उसी ने ठाकुरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इरादा किया, लेकिन उसे कुछ मोहलत ही नहीं मिली। ठाकुर के कारिंदे उसके ताकुब में थे। एक सुबह उस सिमत में सारे मकीन मुर्दा पाए गए। उधर ठाकुर बस्ती में बीना का भी यही अंजाम हुआ। सुना है वो माँ बनने वाली थी। लखनऊ में मुकीम लैला की बड़ी बेटी बीना की बड़ी बहन मीना के साथ साजिंदे भी ठाकुर बस्ती आए थे। साजिंदे या कोई और क्यास है, उसने बाहर भी हथियारबंद लोग तैयार रखे होंगे। इसी सरतपा गजब ने ठाकुर बस्ती खंडर की है। वो पूरे एहतमाम इंतजाम से आई होगी।
बाज़ लाशें ऐसी मसख हो गई थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। मीना लखनऊ वापस नहीं पहुंची। वो और उसके सजने कहाँ चले गए? पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों के बालाखानों पर छापे मारे। मीना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अभी तक वो उसे ढूंढ रहे हैं। या तो ये किस्सा ही सिरे से गलत है, मीना भी ठाकुरों के खानदार और मुलाजिमों के साथ लपेट में आ गई, या फिर वो खुद को फना कर देने का कोई अज़म करके लखनऊ से चली होगी। दौलत की इसके पास कमी नहीं होगी। दौलत होनी चाहिए। आदमी को नचाने वाले, आदमी को ख़त्म करने वाले बकसरत मिल जाते हैं। हो सकता है मीना ने बालाखाने की ज़िंदगी ही तर्क कर दी हो और दूर दराज किसी शहर में शरफा की बस्ती का रुख कर लिया हो। माँ और बहन के चले जाने के बाद अब इस पर गुजर भी कैसी रही होगी। इस खुरेज वाक़े के अंजाम का इसे खूब इल्म होगा और उसने हर मुमकिन एहतियात की होगी। आदमी कभी इस नतीजे पर भी पहुंचता है कि क्या जीना और क्या मरना। कभी किसी की ज़िंदगी खुद इसकी नज़रों में बहुत हकीर हो जाती है। जगत मामा का भतीजा गुल्लू कह रहा था कि शहर में सभी मुतफिक हैं। मरने वालों की जितनी तादाद पुलिस ने बताई है उससे कहीं ज़्यादा है। कुछ सादा दिल ये सानिहा ठाकुरों के एमाल का माल करार देते हैं। उनका कहना है खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं। हर शख्स बकदर तौफीक और तहलीक कार होता है और कोई ना कोई राय कायम करने के लिए बेकरार रहता है। राय की असाबत दीगर बात है। जब किसी मकबूल और मुस्तनद जरिए से कुछ हासिल नहीं होता तो लोग खुद ही जैसा तैसा अखज़ करना शुरू कर देते हैं और फैसले सादिर करने लगते हैं। अंधेरे में सिमतें क्यासी की जा सकती हैं। कोई एक इनमें दुरुस्त भी होती है। कुछ दास्तानें मुजरिमों ने भी आम की होंगी। 9 ब 9 दास्तानों की भूल भुलैयों में मुजरिम तक रसाई आसान नहीं रहती। जगत मामा के भतीजे से हवेली के बाहर का अहवाल सुन के मैं खामोश रहा। मैंने इसे नहीं कहा। जाहिर है पुलिस ने हर मुतबादिल इम्कान पर जिगरकारी की होगी। वो शहर में मंडलाती ख्याल आफरीनियों और क्या सराइयों से भी बेबहरा नहीं रहे होंगे। इनमें वर्मा जैसे दीदावर तदबीरगर ऑफिसर मौजूद हैं। वर्मा ने इस वाक़े से हमारे ताल्लुक़ की जिस यकीनी और मंतकी अंदाज में तौजीह की थी उसे सुन के मैं शशदर रह गया था। वर्मा ने मुझे भी दिगरगू कर दिया था। जैसा कि उसने कहा था, बेशक ठाकुर बस्ती की वारदात किसी नहायत मुनज़्ज़म माहिर व मुशाक पेशावरों की शब्दागरी है। उनकी तादाद भी कम नहीं होगी। उन्हें ठाकुर बस्ती की तरफ कूच करने से पहले वहाँ से बसलामत वापसी की फ़िक्र होगी। ना वो एक साथ वहाँ दाखिल हुए होंगे, ना एक साथ वापस। किसी दिलफगार बेवा, किसी बरगुश्ता बहन और बेटी और किसी हासिद रिश्तेदार की आतिश इंतकाम शायद इतनी शदीद वारदात की मुतहम्मल नहीं होती। हालत गज़ब में बिनाई मुतासिर होती है और कोई ना कोई चूक हो जाती है। फ़रीक और फ़रीक के फ़रस्तादे में फ़र्क होता है। ठाकुर बस्ती में जाने वाले किसी फ़रीक के फ़रस्तादे ही हो सकते हैं। असल फ़रीक़ैन की दुबुदुई में खून की गर्दिश का आलम कुछ और होता है। ये तो खुद को काबू में रखने वालों का काम नजर आता है। ये नुक्ता पुलिस और बतौर ख़ास वर्मा के ज़हन रसा से पेवस्त हो जाना चाहिए। गुज़िश्ता 3-4 दिन से बेटल ने अड्डे जाना मामूल बना लिया था। कभी सपहर, कभी शाम को वो वापस आ जाता। कोतवाली में हमारी पेशी के 15वें रोज़ दूसरा पहर था कि सन रसीदा जगत मामा कुलेलें भरता मेरे पास आया। इस वक्त विठल घर पर नहीं था। जगत मामा ने धड़कती आवाज़ में हवेली की तरफ पुलिस के हट जाने का मुस्तद सुनाया। 2 दिन पहले अड्डे और शहर के बहुत से मुकामात से पुलिस के दस्तकश हो जाने की खबर मुझे इसके भतीजे से मिल ही चुकी थी। शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ रही थी। रोज़ो शब की ज़रूरतें एक हद तक ही ढील दे सकती हैं। ज़रूरतें भी कर्जे की तरह होती हैं। विठल ने शुरू में मुनीर अली के भांजे और बेटे अरशद और तनवीर को हवेली तक महदूद रहने का मशवरा दिया था। मशवरा हुक्म का दर्जा रखता था। फिर चंद दिन बाद इन्हें शहर जाने की इजाज़त इस हदायत के साथ दी गई कि वो घर वापसी में देर ना लगाएं और गैर ज़रूरी लोगों से सरे दस्त रस्म राह मौखर रखें। आपको 3-4 दिन पहले अपने काम की देखभाल के लिए उन्हें ज़मीनों पर जाने का इख्तियार भी दे दिया गया था। दोनों आला तालीम याफ्ता थे और मामला फ़हम भी। उन्होंने अपने तौर पर दूर अंदेशी की। बेशतर वक़्त हवेली में गुजारा। इस एहतियात में खौफ भी शामिल होगा। खौफ हर मौका पर बुज़दिली नहीं होता। यकीनन विठल को हवेली के मुहासरे के बावजूद रफ्ता रफ्ता हवा का रुख अपने हक में बदलने का अंदाज़ा हो चला था। बहरहाल अब हवेली से पुलिस हटा ली गई थी। बज़ाहिर ये धुंध छट जाने की अलामत है, मगर हवेली शहर में सबसे आखिरी मुकाम है जहाँ मुसल्ला वर्दी पोश धरना दिए बैठे रहे। ये हकीकत महले नज़र है। विठल को हमदम इसका एहसास होना चाहिए। विठल ने मुझ पर कोई पाबंदी आयद नहीं की थी, लेकिन मैंने अज खुद शहर का रुख नहीं किया। मुझे अपने आप से डर लगता था। कोई कोताही, कोई नादानी मुझसे सरजर्द हो ही जाती थी और मैं बाहर निकल करता भी क्या। गुल्लू से शहर भर की इतलात मिल जाया करती थी। दिन भर मैं हवेली के मकीनों के साथ रहता। इसरत, निसा और यास्मीन के साथ कुछ वक्त गुजार के मुझे अपनी दिलबस्तगी और खुशनुदी का जैसे कोई नुस्खा हाथ लग गया था। फिर मैं इन सब में शामिल रहा। शाम को बैडमिंटन, दिन भर शतरंज, चौसर, कैरम, नए नए खाने के तजर्बे, खुशगपियाँ, मुतालिया। कभी लाइब्रेरी में, कभी अपने कमरे में। रात को देर तक कमरे में महफिल जमी रहती। मैंने खुद मधु करता था। जब मैं अकेला होता
तो अपने सामने आ जाता था। मैं अपना सामना नहीं करना चाहता था। मेरा दिल फिर उलझने घबराने लगता था। वो 18वां दिन था। सुबह नाश्ते के बाद विठल ने मुझे साथ चलने का इशारा किया। मुझे हैरत हुई और मैंने मंजिल पूछनी चाही, मगर चुप रहा। किसी जवाब से हासिल भी किया था। मुझ पर बहरे सूरत तमील वाजिब थी। कपड़े साफ सुथरे थे। विठल ने कोई इतराज़ भी नहीं किया। बाहर तांगा हमारा मुंतजर था। इतने दिनों बाद बाहर आके गलियों और बाजारों से गुजरते हुए अजनबियत सी महसूस हो रही थी। 11 बज रहे होंगे। धूप हर सू काबिज हो चुकी थी। गुल्लू ठीक ही कह रहा था। सारा कुछ बहाल होने के बावजूद शहर ठहरा ठहरा थका थका सा नजर आ रहा था। रास्ते में कई जगह लोगों ने चौंक के हमारी तरफ उंगलियां उठाई। लगता था इतने दिनों में हाथ से लोग विठल को पहचान गए हैं। चौक में अड्डे के आदमी गश्त पर थे। हमें देख के फड़कने लगे। वो इसके तेवर शनास थे। किसी को करीब आने की हिम्मत न हुई। जिस नुक्कड़ से अड्डे की तरफ रास्ता जाता था, तांगा वहां से आगे गुजर गया तो मुझे घुटन होने लगी और जल्द ही दूर हो गई। कोतवाली की इमारत के सामने तांगा रुक गया। इमारत में सिपाहियों की एक बड़ी नफरी इधर उधर बिखरी हुई थी। पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। इनमें कई हमारे सूरत आशना थे। हमें यूं इमारत की तरफ बढ़ता देख कर वो गड़बड़ा से गए। वो सिपाही और 2 सिपाहियों ने तेजी से ऐन हमारे मुकाबिल आके रूखी आवाज में हमारी आमद का मकसद जानना चाहा। वर्मा का नाम सुन के उनके जिस्म तन गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्तरब नजरों से देखा। उन्हें मुतजब्जब छोड़ के हम इमारत में दाखिल हो गए। दोनों सिपाही लम्हों के तामुल के बाद हमारे पीछे लपक पड़े और उन्होंने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। एक सिपाही राहदरी में आगे चला गया। वो फौरन ही लौट आया और एक कशादा साफ कमरे में हमें ले गया। वो कोई नया पुलिस ऑफिसर था। 35 से 40 के दरमियान उम्र, रंग सुरमई, कद मुनासिब, उल्टी मांग निकाले हुए, कड़क वर्दी पहने हुए था। रस्मी सलाम के बाद विठल ने नरमी से कहा, अपने को बड़े साहब वर्मा जी से मिलना है। क्या काम है? पुलिस ऑफिसर ने नागवारी से पूछा। उन्हीं को मिलना है साहब। किस वास्ते? पुलिस ऑफिसर के लहजे में दुरुस्ती आ गई। उनको मालूम है उस्ताद विठल बोलोगे तो पूरा समझ जाएंगे। ओह उस्ताद विठल। पुलिस ऑफिसर कुर्सी पर मचलसा गया। उसकी मुतजस्सिस निगाहें विठल के चेहरे पर अटक गईं। बहुत नाम सुना तुम्हारा। इधर ही आप नए नए आए हो? हाँ 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन बार बार तुम्हारा नाम सुना है। पुलिस ऑफिसर के लहजे में तंज नुमाया था। फिर नखुआ से बोला, क्यों मिलना चाहते हो बड़े साहब से? वो इस वक्त मीटिंग में है। अपने पास टाइम है? हमको बोलो क्या बात है। थोड़ी अपनी इनकी बात है, विठल ने ससरी अंदाज में कहा। आप जानकर क्या करोगे? पुलिस ऑफिसर की आंखों में खशूनत उतर आई। चेहरे पर तनाव बढ़ता कम होता रहा। उसने सर को झटका दिया और कोई इरादा करके कुर्सी से उठ गया। उसकी हदायत पर हम कमरे के बाहर बेंच पर बैठ के कोई 10 मिनट बाद वह राहदरी में वापस आता दिखाई दिया। उसने हमें दोबारा कमरे में आने की दावत दी और इस बार कुर्सियों पर बैठ जाने का इशारा किया। उसने बताया कि वर्मा एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ है और मीटिंग के अख्ताम का कुछ तय नहीं है। बाहर से कई पुलिस अफसरान आए हुए हैं। वो अंदर नहीं जा सका, लेकिन उसने पहरेदार के हाथ रुका भेज के हमारी आमद से वर्मा को मुतला किया था। पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक मुतसर रुका दबा हुआ था, जो उसने हमारी तरफ बढ़ा दिया। फिर शायद ये सोच के कि हम इसे पढ़ने से कासिर होंगे, वो रुका मेज़ पर रखना चाहता था कि मैंने इसके हाथ से उचक लिया। ये जसारत ऐसी गुस्ताखाना भी नहीं थी। पुलिस ऑफिसर ने पहले रुका हमारी तरफ बढ़ाया था। शायद इसीलिए उसने बुरा भी नहीं माना, सिर्फ कंधे उचका के और मुंह बना के रह गया। मुझे पढ़ने में देर नहीं लगी। पुलिस ऑफिसर की जानिब से हमारी आमद और मुलाकात की ख्वाहिश और नीचे वर्मा का जवाब रुके पर सादा और मुख्तसर लफ्ज़ों में मुंदरज था। दोनों तहरीरें अंग्रेजी में थी। वर्मा ने जवाब में लिखा था कि वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता। मुलाकात का मकसद मालूम किया जाए। तुम अंग्रेजी जानते हो? उसने ताजुब से पूछा। थोड़ी बहुत, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। बहुत खूब, तुम तो जामू उस्ताद के अड्डे के आदमी हो, वो झिझकते हुए बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहना चाहते हो तुम लोग, मुझे बताओ। उसकी आवाज़ में ही जान छुपा हुआ था। बड़े साहब तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा, वो अंग्रेजी में बोला। फिर शायद विठल या मेरी कमफहमी के ख्याल से हिंदुस्तानी में अपना मुद्दा बयान करना चाहा। विठल ने इसकी बात पूरी नहीं सुनी। हाथ उठा के बोला, ठीक है साहब, इनको बोलो अपने को अब इधर ही से बाहर जाना है। जितना हमने बोला था उतना टाइम पूरा कर लिया है। कहाँ जाना है? पुलिस ऑफिसर ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। साहब बहादुर को पता है, विठल ने सपाट लहजे में कहा और ये कहते ही उठ गया। पुलिस ऑफिसर इस तरह हमारे उठ जाने पर हैरान परेशान हुआ। दरवाजे से निकलते हुए विठल ठहर गया और निस्बतन ऊंची और भारी आवाज में कहा कि वर्मा को बता दिया जाए, अभी 3-4 दिन तक हमारा क्याम यही है। हमारी कोई ज़रूरत हो तो हमें बुला लिया जाए या किसी को हवेली भेज दिया जाए। आने वाले दिनों में हम मुसलसल सफ़र में रहेंगे और कोशिश होगी कि कोलकाता में उस्ताद जामू को अपने आइंदा ठिकानों से आगाह करते रहें। इस दौरान हम मतलूब हों तो उस्ताद जामू को मुतला कर दिया जाए, हमें पैगाम मिल जाएगा। इस पैगाम रसानी में कुछ देर लग सकती है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह अब तक हम पर एतमाद किया है, आइंदा भी वो तसल्ली रखे। जब भी हमें तलब किया जाएगा हम जल्द या बदेर हाजिर हो जाएंगे। और वाज़ेह रहे कि पुलिस ने हमसे रब्ता किए बगैर या हमारे मुतलकीन से किसी किस्म की बात पुरस की तो हमसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। फिर हम वही करेंगे जो अपने दिफा में हमें करना चाहिए। बेहतर होगा पहले हमारा इंतज़ार किया जाए।
पुलिस ऑफिसर कुर्सी से उठ गया। उसके नथने फूल गए थे और होंठ कुछ कहने के लिए धड़क रहे थे। विठल कमरे से निकल गया। रात को खाने के बाद हुक्का नोशी करते हुए विठल ने बताया कि अब सफर दरपेश है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना है। इस वक्त तो तकरीबन सभी मौजूद थे। बैठक में सुकूत छा गया। ये सुकूत बड़ा फितरी था। उन्हें दुश्वारी पेश आ रही होगी कि वो सुखवारी का इजहार करें या मुसरत का। इनकी आंखें झिलमिला रही थी। आंखें बहुत छुई मुई होती हैं, गम की ताब लपाती है न खुशी की। इस इत्तला में हमारी जुदाई की उदासी के साथ सुकून का एक पहलू भी मुजम्मर था। हमारी रवानगी हमारे हक में होने वाले किसी फैसले की नवीद की हैसियत रखती थी। वो ऐसे फैसले के शिद्दत से आर्जुमंद होंगे। इसमें एक तरफ किसी बड़े अताब से हमारी बरात, दूसरी तरफ खुद उनके हवेली के मकीनों की इज्जत और आफियत की तजदीद की सरखुशी नेहा थी। उन्होंने भी ये दिन पूरी नींद नहीं गुजारे होंगे। ठाकुर बस्ती की वारदात पर उन्होंने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह देखना, सुनना और महसूस करना आता था। और हवेली की दीवार कितनी ही ऊंची हो, हवेली में बहुत से दरवाजे, दरीचे और रोजन थे। गर्म और सर्द हवाएं तो तहखानों में दर आती हैं। उन्होंने यहाँ आके अपनी तरबियत की थी और ये रमज जान ली थी कि कौन सी बात किस वक्त कहनी और पूछनी चाहिए। उन्हें अपनी और हमारी निस्बतों की पायदारी का यकीन था। हमारे दरमियान ताल्लुक के खातिर की एक वजह खुद ब खुद तय हो गई थी और ये हम दोनों को बड़ी अजीज थी। उस रात विठल रात गए तक बैठक में मौजूद रहा। उसकी फरमाइश पर निसा ने कई गजलें सुनाई। इस रात निसा की आवाज़ भी जुलानी पर थी। वो जो कहते हैं वाकई रंग जमा दिया। जी चाहता था रात भर वो गाती रहे और रात कभी ख़त्म ना हो। बावर्ची खाने से गरम गरम कहवा आता रहा और वो गाती रही। फिर इसके इशारे पर विठल ने जैसे यास्मीन की कोई चोरी पकड़ ली। मेरे लिए ये इंकशाफ था। सब यास्मीन के पीछे पड़ गए। पहले तो वो बहुत शर्माई, लजाई, बिल्कुल चुरमुरा सी गई, लेकिन जरी खानम और अपनी बहन फरोजा के इसरार और हौसला अफजाई पर उसने मखसूस फारसी तरन्नुम में उमर खयाम की 3 रुबाइयां सुना के सभी को गुमसुम कर दिया। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यास्मीन में ये गुण भी है। बड़ी रस भरी, रंग भरी आवाज़ थी उसकी। विठल आंखें मूंदे सर झुकाए सर हिलाता रहा। हर जुबान का अपना एक खास तरन्नुम और तकल्लुम होता है। फारसी कलाम खालिस ईरानी लबो लहजे में और मौसर हो गया था। रोज़ा और गालबन जरी के सिवा मानी और मफाहिम बहुत कम किसी की समझ में आ रहे होंगे, मगर आहंग का भी अपना एक असर और सहर होता है। लय और ताल की कोई जुबान नहीं होती। सुर किसी जुबान से मशरूत नहीं, या ला भी महज आवाज़ होता है। विठल के उठ जाने और अपने कमरे में चले जाने के बाद भी सब वहीं बैठे रहे। फिर जरी, नेसा, यास्मीन, फरोजा, ज़हरा और इसकी छोटी बहन सलमा और बड़ी सलमा मेरे कमरे में चली आईं। जहांगीर और मज्जू मियाँ भी आ गए। सुबह कज़ब के वक़्त जरी के टोकने पर उन्होंने अपने अपने कमरों की राह ली। सुबह सभी देर से उठे, नाश्ता भी देर से हुआ। विठल सुबह सवेरे अड्डे चला गया था, मगर अब के वक़्त वापस आया। सारे घर में दिन भर हंगामा सा रहा। तरह तरह के देसी पकवान पकते रहे। जरी ने अपने पुराने दर्जी को बुलवा लिया था। मेरे और विठल के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी और विठल सफ़र में ज़्यादा सामान लेकर चलने का कायल भी नहीं था। मुख्तलिफ जगहों पर कपड़े धुलवा के हम काम चला लेते थे। हैदराबाद में नए सिलवाने की ज़रूरत पड़ गई थी। दुगनी सिलाई पर दर्जी ने एक दिन में कई जोड़े तैयार कर दिए। आला दर्जे के लिबास का ना विठल को शौक था ना मुझे। दर्जी के नाप लेने पर मालूम हुआ कि जरी मेरे लिए शेरवानी सिलवा रही है। मैंने मना किया, वास्कट ही मेरे लिए मौजू है। शेरवानी में आदमी बहुत नुमाया हो जाता है, उसे कौन संभाले फिरेगा। बचपन में कभी बाकायदा शेरवानी पहनी थी, किसी तकरीब में तो शेरवानी पहन के जाना बहरहाल लाजिम था। जरी ने एक ना सुनी। दर्जी को सख्त अहकाम दे दिए गए थे कि दूसरे दिन वो आखिरी नाप के लिए कच्ची सिलाई की स्याह शेरवानी लेकर हाजिर हो गया। रात भर वो और इसके कारिंदे इसी पर मशक करते रहे होंगे। विठल ने रवानगी के दिन का ऐलान नहीं किया और इसका क्या ठीक था, कब अचानक सामान उठा ले। इतने दिन हवेली में रहने के बाद सफ़र के ख्याल से अब जी कुछ भारी भारी सा हो रहा था, मगर जाना तो था ही। गुज़िश्ता रात मैंने उनसे वादा किया था कि कोशिश करेंगे अब के इतना वक्त ना सरफ हो, दरमियान में कुछ अरसे के लिए आ जाया करेंगे। जरी भी सुन रही थी। दबी जुबान से कहने लगी, इस तरह क्यों कहिए, दुआ कीजिए कि इसके बाद किसी ऐसे सफ़र की नौबत ही ना आए। इस बार ही सुरखुरी नसीब हो, किसी एक सफ़र में तो ये ज़रूर होगा, सो इस मर्तबा ही क्यों ना हो। जवाब में मैं क्या कहता, हर बार यही तवक्को तो होती है, मगर ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये ज़मीन आदमी की निस्बत से बहुत बड़ी है। इतनी बस्तियों, शहरों, इंसानों के इतने हजूम, एक आदमी की तलाश कोई आसान काम नहीं। काश आदमी की कई आंखें हुआ करती। यूँ भी हर शख्स को सिर्फ आधा नज़र आता है, उसे तो सिर्फ सामने का नज़र आता है। अकब की एक दुनिया उछल रहती है और सामने का भी कितना नज़र आ पाता है या आ सकता है, बस एक दीवार तक, और दीवार ना हो तो बिनाई खुद दीवार बन जाती है। 2 दिन बाद मैंने नसीर बाबा को साथ लिया। कुछ नकदी मेरे पास थी, कुछ विठल ने मांग ली। नसीर बाबा को इस ख्याल से साथ रखा था कि किसी के साथ मैं संभला रहूँगा। हालांकि ये एहतियात अपने आप से हुज्जत के मुतरादिफ थी। मैंने खुद को छुपाने की बहुत ख्वाहिश की, लेकिन चौक से कुछ आगे अड्डे के 2 आदमियों से सामना हो गया। मुझे देखते ही बेकाबू होने लगे।
सलाम दुआ करके मैंने इनसे साफ माजरत चाह ली कि मुझे कुछ ज़रूरी ज़ाती काम दरपेश हैं। दोनों तिल मिला के रह गए। जितने पैसे मेरी जेब में थे कपड़ों और जेवरों की खरीदारी में तमाम कर डाले। एक बाली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका दायरा दरमियाने दर्जे का था और नगीने जड़े हुए थे। सुनार के पास 3-4 जोड़ियां ही थी। मेरे इसरार पर वो शशोपंज में पड़ गया और उसने किसी और जगह जाने नहीं दिया। कुछ मोहलत तलब की और जाने कहाँ से भाग दौड़ करके वो और उसके मुलाजिम कमोबेश इसी तरह की बालियां मतलूबा तादाद में इकट्ठी कर लाए। इतनी देर में मैंने कुछ और कपड़े खरीदे। कपड़ों में यकसानी ज़रूरी नहीं थी। मुझे इंतखाब का सलीका आता था, ना खरीदारी का ऐसा तजुर्बा था। बस जो कपड़ा सबसे ज़्यादा महंगा, देखने में खुशनुमा और छूने में नर्म लतीफ़ लगा, मैं अलग करता रहा। वापसी में अच्छा खासा गट्ठर बन गया। हम लदे फदे घर लौटे। विठल अड्डे पर गया हुआ था। दोपहर के खाने के बाद मेरे इशारे पर नसीब बाबा ने खानम की खिदमत में गठरी पेश कर दी। उनके चेहरों की तबानी देखने के लायक थी। गो मैंने दुकानदार से कह दिया था कि कोई चीज़ पसंद ना आने की सूरत में वापस कर दी जाएगी। शुक्र है सभी के चेहरे खिले हुए थे। अरशद, तनवीर, मजुमिया और जहांगीर के लिए अंग्रेजी सूट और शेरवानी का कपड़ा मैंने अलग खरीदा था। नसीर बाबा, जगत मामा, इसके भतीजे गुल्लू और दीगर मुलाजमीन का भी ख्याल रखा था। बालियां लेते वक्त गिनती में कुछ चूक हो गई। एक बाली बच गई। मैंने उसे खानम के सुपुर्द कर दिया। तोहफा कितना ही कीमती या बेहैसियत हो, इसकी बात ही कुछ और होती है। रात को खाने के बाद मैंने देखा, विठल भी हैरान हुआ। सबने वही बालियां पहनी हुई थी और बालियां इन पर खूब सज रही थी। रोशनी में बालियों के रंग बिरंगे नगीने दमक रहे थे। उन सब की आंखें भी दमक रही थी और ये रोशनी मेरे सीने में उतर रही थी। 4 दिन गुजर गए। विठल ने रवानगी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। वो रोज अड्डे जा रहा था। जाने अब क्या रुकावट थी। कोई बात तो जरूर होगी। जगत मामा के भतीजे गुल्लू ने भी इन दिनों शहर से मुतालिक कोई खास बात नहीं बताई थी। बस यही कि शहर बतदरीज अपने पुराने रोज़ो शब की तरफ वापस आ रहा है। पुलिस का गश्त जारी है, लेकिन पुलिस अब दूर दूर ही रहती है। हाँ, गुल्लू से यह भी मालूम हुआ था कि ठाकुर बस्ती का मलबा कुरेदने खुरचने, वारदात की रात बच जाने और हवेली में मौजूद न रहने वाले ठाकुरों के एहलकार और आम किसानों से तफ्तीश पर पुलिस ने सारी तवज्जो मरकूज की हुई है। अभी तक बाहर से अफसरान की आमदरफ्त जारी है। इनमें गोरे अफसर भी हैं। सुबह शाम पुलिस की गाड़ियां ठाकुर बस्ती की तरफ आती जाती नजर आती हैं और शहर के लोगों का वही आलम है। सुबह कोई राय कायम करते हैं, शाम को कोई और किस्सा सुनाते हैं। विठल के ज़हन नशीन होगा कि 4 दिन पहले कोतवाली में हाजिरी के वक्त जिस नौजवान पुलिस ऑफिसर से हमारा वास्ता पड़ा था, उसने क्या कहा था। उसने कहा था शहर में इसका तबादला हुए चंद ही दिन हुए हैं और इसने मुतअद्दिद बार विठल का नाम सुना है। ये नाम बेसबब तो नहीं लिया जा रहा होगा। शहर में हमारी मौजूदगी की तस्दीक के लिए हवेली आने वाले पुलिस ऑफिसर ने विठल को मोहतात रहने की सलाह दी थी। फिर कोई नज़ाकत ही विठल को रुके हुए है। क्या शहर इतराफ और खसूसन हवेली से पुलिस का हट जाना महज एक शराब है? हमारे लिए कोई ज़हनी आसाइश और बाकी सारा कुछ ज्यों का त्यों है। ऐसा होता तो उस दिन कोतवाली में विठल साफ तौर से मुतनबा कराया था। क्या वो शहर से जाने का इरादा रखता है? पुलिस को रोकना होता तो ज़रूर कोई कार्रवाई करती। इस खामोशी से यही जाहिर है कि हमारे शहर में मौजूद रहने से पुलिस को कोई गरज नहीं है। क्या मालूम विठल अब पाबंदी से अड्डे जा रहा है। इस दौरान में पुलिस का कोई कासिद नया हुक्म लेके अड्डे आया हो और विठल ने रवानगी मुअख्खर कर दी हो। किसी की तमील में या खुद हिफ्ज़ मतकदम के तौर पर कौन जाने ये सिलसिला कहाँ जाके ख़त्म हो। माजूर के पास अपनी बेजानी और बेहाली से मुफाहमत के सिवा क्या चारा रह जाता है। लाइल्मी भी एक माजूरी और मुझे अपनी ये नादानी और नादारी तस्लीम करते रहना चाहिए। 5वें दिन विठल नाश्ते के बाद मामूल के मुताबिक अड्डे जाने के लिए तैयार था और बैठक में हुक्के के आखिरी कश ले रहा था कि मुलाजिमा शकूरन भी ने आके मुतला किया कोई मेहमान मोटर में विठल से मिलने आया है। मोटर में? मैंने चौंक के पूछा। कौन कौन है? विठल ने हुक्का छोड़ दिया। शकूरन भी को इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। अड्डे या पुलिस का कोई आदमी होता तो जगत मामा शकूरन भी को कोई हवाला जरूर बताता। अड्डे से मुस्तकिल आने वालों के नाम उसे अजबर थे। मैंने उजलत की और बैठक से उतर कर ड्योढ़ी की तरफ लपक पड़ा। ड्योढ़ी में दाखिल होते हुए विठल के आने के इंतजार में मैंने तहम्मुल किया। मुझे कोई झटका सा लगा। मेरी तरह विठल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा। ड्योढ़ी में कुर्सी पर पुलिस ऑफिसर वर्मा बैठा था। मुझे तो किसी ख्वाब का गुमान हुआ। वर्मा तनहा था और सूट और टाई में मलबूस निहायत ताज़ा ताज़ा लग रहा था। साहब आप? विठल ने ताजुब से पूछा। कोई खबर भी नहीं की? विठल ने उसे सलाम किया। मैं भीसो हरकत खड़ा वर्मा को देखता रहा। हाँ उस्ताद, तुमने उस रोज़ हवेली आने की दावत दी थी, याद है? सोचा इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ तुमसे मिलने। वर्मा के चेहरे पर ना नरमी थी ना तुरशी। इसका लहजा भी किसी किस्म के तासुर से आ रही था। वो कुर्सी पर बैठा रहा। आपने मान बढ़ाया साहब, किसी को बोल देते हम आ जाते। विठल ने सादगी से कहा। अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। सब ठीक तो है साहब? हाँ हाँ, वो आंखें चढ़ा के बोला। अभी तक तो सारा ठीक है, धीरज रखो, कोई पर्ची वर्ची लेकर नहीं आए। वो तो साहब पर्ची निकलती तो आप इधर ही क्यों होते। विठल ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ साहब अंदर आओ। वर्मा ने कोई तकल्लुफ नहीं किया, कुर्सी से उठ गया। विठल ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया।
वर्मा ने आगे जाते हुए पहले विठल को दरवाजे में दाखिल होने की पेशकश की। विठल आगे चला गया। आओ साहब, इधर ही से। देवड़ी से निकल के उसने दाएं जानब चलने का इशारा किया। वर्मा ने अंदर आते ही सर घुमा के एक सरसरी नजर हवेली के अंदरूनी हिस्से पर डाली। फिर विठल की मैयत में तेजी से चंद कदम का फासला तय करके बैठक के करीब आ गया। विठल ने जूते उतारे तो उसने भी तकलीद की। हमें अंदर मुतला करने का मौका नहीं मिल सका था। जहरा और जरी बैठक में मौजूद थी। हमारे साथ एक अजनबी देख के वो सटपटा गई और मुंह छुपाए एकदम बैठक से निकल जाना चाहती थी कि विठल ने इन्हें रोक लिया। दोनों ने सरों पर दुपट्टे इस तरह ढांप लिए कि उनके चेहरे आधे छुप गए। अंदर जाने वाले दरवाजे के पास दीवार से चिपक के वो सुकड़ी सिमटी खड़ी रही। ये वर्मा साहब हैं बिटिया, पुलिस के बड़े ऊंचे ऑफिसर। इनसे पर्दा नहीं, ये अपने घर आए हैं, विठल ने बुलंद आवाज में कहा। और साहब, ये दोनों बिटियां हैं अपनी, एक का नाम जरी है, दूसरी का जहरा। विठल के लहजे से फख्र नाज छलक रहा था। जरा और जरी ने इसरारी अंदाज में सर के खफीफ हम से वर्मा को आदाब किया। आप जाओ, जाके बड़े साहब के लिए कुछ चाय पानी का करो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वर्मा ने हाथ उठाकर शिद्दत से मना किया। क्या साहब, इधर ही आके ऐसे चले जाओगे आप? विठल शिकायती लहजे में बोला। इधर कोतवाली में हम आपके बंदी थे, इधर आप हमारे घर में हो। विठल को ये ख्याल आया और वो मुतरद्दिद आवाज में बोला, आपको अपने यहाँ जलपान करने में कोई? नहीं नहीं, वर्मा ने फौरन तरदीद की। हम बहुत दिनों विलायत में रहे हैं। तो ठीक है साहब, विठल ने शगुफ्तगी से कहा। अब हम पर छोड़ दो, देखो अपनी राजकुमारियों के हाथ में कैसा स्वाद है। बोल देते हैं लौट के भी आओगे। वर्मा का जिस्म पैंतरा के रह गया। मैंने नहीं देखा। जहरा और जरी किस लम्हे बैठक से निकल गई। आपको देख के अपना मन भी विलायत जाने को हुमकता है, विठल ने खुशदिली से कहा। आदमी आप जैसा हो जाता है तो एक बार सबको उधरी का चक्कर लगाना चाहिए। वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वहाँ की बात दूसरी है, वो ख्वाबदीदा सी आवाज में बोला। हाँ साहब, ऐसा ही सुनते हैं, गोरों में कुछ अलग से होगा, सारे में उन्हीं का ठप्पा चलता है, उनके पास ज्ञान है। वर्मा की आवाज में मायूसी शामिल थी। विठल ने पहली आंखों से सुना और कोई तबसरा नहीं किया। आप ठीक से बैठो साहब, थोड़ा आराम से। उसने गाँव तकिया वर्मा के आगे कर दिया। अंग्रेजी लिबास को फर्शी नशिस्त से मुनासबत नहीं है, लेकिन वर्मा ने लिबास की परवाह नहीं की। तकिए से टेक लगा के किसी कदर पाँव फैला लिए। उसके सुकून से मेरी रगों के बल खुल रहे थे। कब जा रहे हो? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। बस आजकल में साहब। किस तरफ जाना है? एक ठिकाना हो तो बोले। किस काम से? वर्मा ने बज़ाहिर सादगी से पूछा। आपको बोला था, अपने को किसी की खोज है। विठल ने गहरी सांस ली। कौन है वो? क्या बोले साहब? विठल की आवाज़ पूछने लगी। अच्छा है, मत पूछो। नहीं पूछते, वर्मा सर झटक के बोला। आपकी ठाकुर बस्ती से इसका कोई नाता नहीं है। वर्मा के चेहरे पर लहरें गुजर गई। फिर वो मनी ख्याज अंदाज में मुस्कुराने लगा और तीखे लहजे में बोला, तो जिसका ठाकुर बस्ती से नाता हो उसकी बात करो। लगता है सुई अटक गई है। हाँ उस्ताद, ऐसा ही है कुछ कितनी चाबी भरो। ऐसा ही है कुछ, कितनी चाबी भरो सुई एक जगह पे आके फंस जाती है। वर्मा ने संजीदगी से कहा। आसपास कोई और दिखाई नहीं दे रहा। फिर साहब आपके संग चलें? इसका समय नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। पर अपने को अब आगे जाना है, मालूम है। वर्मा सर हिला के बोला। कितने आगे जाओगे? हिंदुस्तान के पार? यही बहुत बड़ा है साहब, लेकिन राज एक ही है। अपने को आपने क्या जाना है? वर्मा ने कुछ तौक़ुफ़ किया और जैसे खुद से मुखातिब हुआ, बुदबुदाते हुए बोला, तुम जैसा नहीं देखा, कुछ ज़्यादा ही जान लिया आपने। नहीं उस्ताद, लगता है अभी बहुत कम है, लेकिन अभी तो ज्ञान ध्यान चल रहा है। आगे देखो और क्या क्या देखने और सुनने को मिलता है। एक बात पूछें साहब? विठल की आवाज़ में कोई कज्जी नहीं थी। देर काहे की है? हाँ उस्ताद, ये सवाल अच्छा है, हमारे साथी भी कल यही बोल रहे थे। देर क्यों करते हो साहब? फिर आपने क्या बोला? जवाब तुम भी जानते हो, और जवाब यही रहेगा। नहीं उस्ताद, इतनी जल्दी हाथ पैर नहीं डालते हम, पर एक दिन डाल दोगे। उल्टे चलने पे दीवार दिखाई नहीं पड़ती। देखते हैं, वर्मा बेनियाजी से बोला। पहला मिल गया है तो दूसरा भी मिल जाएगा। ये तो उलझने पर है साहब, कितना बड़ा है। कभी दूसरे के चक्कर में पहला भी हाथ से निकल पड़ता है। अभी तक दोनों के चेहरों पर कशीदगी और लहजों में कदूरत नहीं थी, लेकिन नजर आ रहा था किसी भी वक्त ये तर्ज कलाम तलखी में बदल सकती है। विठल को भी इसका एहसास होगा। उसे हवेली में वर्मा की आमद का सबब मुअय्यन करने की जस्तजू यकीनन होगी। वर्मा को आखिर अचानक अड्डे पहाड़ों से मुतल्लिक ऐसे अजनबी के घर आने की क्या जरूरत थी जिन्हें वो आलूदा करार देने के दर पे था। गो इसका इजहार कनायतन किया, मगर कनाइये में कोई इबहाम भी नहीं था। और बेशक एक दूसरा इम्कान भी कियास किया जा सकता था कि यूं मुंह उठाए हवेली में आने से मुराद खुद इसके अपने हाँ कोई इबहाम है। अच्छा हुआ शकूरन बी ने आके कुछ देर के लिए दोनों को खामोश कर दिया। वो दस्तरखान लेकर आई थी। मैंने दस्तरखान बिछाने और चीनी की प्लेटें चमचे वर्मा और विठल के आगे रखने में शकूरन बी की मदद की। वो चली गई तो वर्मा की तेवर भरी आवाज़ बैठक में गूंजी। हम कभी नाकाम नहीं हुए उस्ताद, इस बार भी क्यों हो गए साहब? होना नहीं चाहिए, वर्मा आज़म से बोला। इसीलिए तो आपको इधर ही भेजा है, कुछ जानबूझ के, पहले का देख के ही।
और इस बार हम नाकाम हुए तो पुलिस छोड़ देंगे। क्यों साहब, आप अकेले तो इधर ही नहीं हो? एक बार निशाने पर नहीं बैठा तो पिछले पर पानी पड़ जाएगा क्या? इनका नहीं, हमें किसी की फिक्र नहीं। यहाँ गोरे अफसर भी आए हुए हैं, हमें तो अपनी फिक्र है। अपने आप का भी तो सामना करना पड़ता है। ऐसा है तो एक दिन आप पहुंच जाओगे। पहुंच तो हम अब भी गए हैं। वर्मा के लहजे में पहली मर्तबा नखुवत की झलक दिखाई दी। फिर खिंचवा दो साहब, हम राजगद्दी पर नहीं बैठे, ये तो प्रजा के भाग है। वर्मा की आंखों में सुर्खी कौंधी, लेकिन उसने सर्द आवाज में कहा, पुलिस भी बंधी हुई है, उसके हाथ कितने ही लंबे हों छोटे पड़ जाते हैं। इधर ही कौन खुला है और कौन सारे पे भारी है। छोर बिना कोई नहीं, कुछ भी नहीं। विठल जेरी लबी से बोला, अपने को माफ करना, फिर पहुंचना कैसा साहब? हाँ, वर्मा का चेहरा सूझ सा गया, तुम ठीक कहते हो। दरवाजे पर आहटे नमूदार होने पर वो फिर मुंतशर हुए। दरवाजे के पास मुझे जरी, जहरा और जनेसा के चेहरे दिखाई दिए। उनके हाथों में हवान पोशों से ढके तश्त थे। मैंने जल्दी से दरवाजे का रुख किया, जहरा के हाथ से तश्त लिया। इतने में जहांगीर भी आ गया। तश्त हमारे हवाले करके वो तीनों पलक झपकते में गायब हो गई। मैंने हवान पोश हटाए तो रमा बेकरार हो गया। ये क्या है उस्ताद? वो तश्तों में नफासत से रखी चीजें देखे हैरानी से बोला, आपको पता है हमने कुछ नहीं बोला था। आप शुरू करो साहब, सारा ताज़ा ताज़ा है। कई किस्म की शेरीनी, कई किस्म का नमकीन, खुशक मेवा, फल, एक तश्त में चायदानी, प्यालियाँ, चमचे, कांदे, छुरी और फलों के रस से भरा शीशे का जग, सारे बर्तन चमकते दमकते हुए। वर्मा ने इब्तदा में तकल्लुफ से काम लिया था, फिर इससे रहा नहीं गया और इसकी आंखों की ताबानी फ़रोज़ा होती गई फजूं होती गई। कहने लगा कि वो नाश्ता करके घर से चला था। हम दोनों भी नाश्ता कर चुके थे, लेकिन मेज़बानी के आदाब वाजिब थे। उधर जरी ने कुछ ज़्यादा ही एहतमाम कर लिया था। वर्मा दादो तहसीन में कफ़ायत का आदमी मालूम होता था, लेकिन वो जो कहते हैं, यही तो शेर की खूबी है कि सुनने पढ़ने वालों को मुतलातिम कर दे। बतदरीज इसके हाथ खुलते गए और ज़ुबान भी रवां होने लगी। मुझे मालूम था लौकी के हलवे की तरकीब हानम ने जरी को तलीम की थी। हैदराबाद में पहली बार हमने नवाब सरवत के यहाँ ये हलवा खाया था। जरी ने अपनी तरफ से कुछ तरमीमों इजाफा भी किया होगा कि जायका और सिवा हो गया था। ज़ाफ़रान की आमेज़श ने उसे और इश्तहा अंगेज़ कर दिया था। चांदी के वर्क और तरह तरह के मेवों से उसकी आराइश की गई थी। वर्मा को बहुत मरगूब हुआ और उसने नुकीली आवाज़ में पूछा, तुम यही कुछ खाते हो उस्ताद? क्यों साहब? विठल ने तजस्सुस जाहिर किया। सोचते थे इस गर्मी तेज़ी फुर्ती का कोई कारण तो होगा। सो एक ये भी है, अच्छी खुराक से दिमाग हरा भरा रहता है। जब तक आप शहर में हो इधर आ जाया करो, आपको आजकल थोड़ी ज़रूरत भी है। विठल की ये बरजस्तगी खुद कलामी के अंदाज में थी। वर्मा के हवास बहुत तेज थे, उसने सुन लिया और लुकमा इसके हलक में अटक गया। वो अपनी हंसी ना रुक सका। हाँ हाँ, फिर यही करते हैं, पर तुम अपने लिए विचार करो, इस तरह तुम्हारा घाटा ना हो जाए। अपनी बात छोड़ो साहब, विठल ने बेनियाजाना कहा। मिट्टी सबकी एक जैसी नहीं होती और कोई एक तो आखिरी दिन होता ही है। वर्मा ने एक लंबी हनकार भरी और कहीं गुमसा हो गया। विठल ने उसके रुके हुए हाथ पर एतराज किया और पनीर के पकौड़ों की काब उसकी तरफ बढ़ा दी। इन पकौड़ों की विठल खुद फरमाइश करता था। पकौड़े वाकई हस्ता और लजीज थे। वर्मा तारीफ और तौसीफ में सर घुमाने लगा। इधर ही विलायत में तो साहब सारा स्वाद लोट पलट गया होगा। विठल के इस्तफसार में तबसरा भी शामिल था। शुरू में परेशानी जरूर हुई, वर्मा ने जवाब का एजाज बख्शा। बाद में मुंह को ऐसा लगा कि देसी की याद ही नहीं आती थी। लगता था अब ठीक से खाने को मिला है, पहले तो जैसे घास कचरा था। वहाँ की क्या बात है, वो लोग खाना पकाने और खाना सजाने पे एक सा ध्यान देते हैं। रोज नई नई तरकीबें निकालते हैं। वो इतना पकाते और भूनते नहीं है कि सब्जी मांस का अपना रंग जाता है ना स्वाद। इधर तो मिर्च मसाले की भरमार से असली रंग और स्वाद का पता ही नहीं चलता। यहाँ आके दोबारा अपने खानों की तरफ लौटने में बड़ी मुश्किल हुई। हमसे अब ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, लेकिन ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसने सामने रखे हुए खुबान की तरफ हाथ मिलाते हुए कहा, हमने एक साथ इतनी स्वाद भरी चीजें कभी नहीं खाई। फिर ये इसका इशारा खाना पेश करने की नफासत और लताफत, खुशरंगी और रंगारंगी से मुतालिक था। विठल ने इस पसंदीदगी पर ममनूनियत का इजहार किया और दोपहर के खाने तक ठहर जाने की दरख्वास्त की। विठल ने कहा कि यह सारा कुछ तो उजलत में तैयार हुआ है और ये तो खाना नहीं था। दोपहर का बाकायदा खाना वर्मा के लिए मजीद लुत्फ़ व लज्जत का बायस होगा। वर्मा ने साफ इनकार कर दिया। वो तादेर नहीं रह सकता और इतनी शगम सेरी के बाद दोपहर के खाने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। उसने अभी तक अपनी आमद के मकसद का सुराग नहीं लगने दिया था। एक ही सूरत नजर आती थी कि किसी तौर उसे आमादा गुफ्तार रखा जाए। खाने के दौरान विठल उसे मुसलसल टुकता और इधर उधर के मौज़ूआत और मामलात पर उकसाता रहा। हम दस्तार ख्वानी की मुरव्वत भी खूब होती है, और जब कोई मेज़बान शुस्तगी और शाइस्तगी से ऐसे सवालात उठा रहा हो जिनके जवाब में किसी पेचीदगी और नागवारी का पहलू न निकलता हो, तो चाहे कोई तबीयतन कितना ही कम सुखन हो,
या अपने रुतबा मनसब की वजह से दनिस्ता कम सुकनियों कम गोई शुआर किए हो, कितनी देर तक अपने इस नरवा नजेबा सुकूत का मुकम्मल हो सकता है। मैंने और विठल ने किसी तरदीद और इख्तलाफ से बेइज्तनाब किया था। हम एक बेहतरीन सामे बने हुए थे, किसी तालिब इल्म और कस्बे फयाज करने वाले आज इसकी मानित। अच्छे सामे हर एक को मरगूब होते हैं, बल्कि इनकी तलाश रहती है। विठल की कोशिश रायगा जाती रही। वो वर्मा की आमद की गर्जोगायत जानने में नाकाम रहा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि वर्मा के चेहरे पर खिंची मुगायरत और कदूरत की लकीरें कम होती रहीं। वक्त हासा गुजर गया। कैबे की चुस्कियाँ लेते हुए वर्मा ने एक बार फिर मुझे कशमकश से दो चार किया। कहने लगा, तुमने सुना होगा उस्ताद, पुलिस की दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। अपनी आपकी दुश्मनी का कोई कारण नहीं बनता। विठल ने मुस्तैदी से कहा, और दोस्ती का भी तो। वर्मा बेबाकी से बोला, दोस्ती का एक ही कारण बहुत है, एक का दूसरे को भला लगना। हम तुम्हें कैसे लगते हैं? हम आपको अभी बाहर से लौटा सकते थे। वर्मा बैठे बैठे लहरा सा गया और खामोशरा फिर उठने के लिए कसमसाने लगा। अब चलते हैं उस्ताद। ऐसा कैसे साहब? विठल की सदा रस्मी थी। थोड़ा और बैठते, जाना है, वर्मा ने मुतसरन कहा और किसी कदर बेचैनी से बोला, तुमने नहीं पूछा हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या जानना है? अपने वास्ते आपका इधर आना और साथ बैठना बहुत है। और कोई बात हो तो बोलो। तुमको दोबारा देखने को मन करता था उस्ताद। वर्मा अपने लहजे का तंज न छुपा सका। हम तो दीदन कराने उस दिन कोतवाली पहुंचे थे। हाँ, वर्मा तेवरी चढ़ा के बोला, उस दिन जरूरी मीटिंग थी। बात को किसी निश्चित टाइम पे अपने को बुलवा लेते। समय ही नहीं मिला और हमको खुद यहाँ आना भी था। वर्मा ने बैठक के दरबाम पर उचटती नजर डालते हुए कहा, तुमको देखने, तुम्हारा ये राज सिंहासन देखने। ये अपना राज सिंहासन नहीं है, जो कुछ भी है, राज भवन बोलो। सुना बहुत था पर आज अपनी आंखों से देख लिया था। किधर ही देखा, अभी थोड़ा टाइम और दो, अंदर चलते हैं। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। इट इज वेरी मिस्टीरियस। इसको देखने के बाद वर्मा पहलू बदल के बोला, कोई शक नहीं, किसी को भी इसकी फिक्र होनी चाहिए। कोई भी और कभी भी ठाकुरों जैसे रावण रास्ता भटक के इधर का मुंह कर सकते हैं। वर्मा ने अब कोई वहां रहने नहीं दिया था। विठल ने गैर मुतवक्को तौर पर जवाब नहीं दिया। वर्मा अपनी नशिस्त से यकायक उठ खड़ा हुआ और कपड़ों की शिकने टाई दुरुस्त करता हुआ विठल के रूबरू आके बोला, हमारा काम जारी है। हमने हर तरफ छानबीन कर ली और कर रहे हैं। और हम ही नहीं, सेंटर से गोरे मास्टर भी आ गए हैं। किसी को कुछ नहीं मिल रहा। लौट के वो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि इतना डिसिप्लिन्ड जुर्म कोई बड़ा ग्रोह ही कर सकता है। वो ठाकुरों के रिश्तेदार या उनके माल पे नजर रखने वाले डाकू लुटेरे नहीं हो सकते। ये तो बहुत प्लान्ड, सोचा समझा हुआ एक्सपर्ट लोगों का एडवेंचर है। विठल ने आंखें मूंद ली। इस खामोशी से वर्मा जज्ब होने लगा और सरदवाज में बोला, और ये मामला ऐसा नहीं, एक दो आदमियों का नहीं, 42 आदमियों का खून है। वो 27 नहीं थे। यहाँ की पुलिस ने जानबूझ के गिनती कम की या उसे इस रात ठाकुर बस्ती में बाहर से आने वालों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। पुलिस थक के चुप हो जाए और हाथ पैर छोड़ दे तो ऊपर सरकार तुली बैठी है। ऐसा ही होना चाहिए। विठल ने हम नवाई की, और सिर्फ दूसरा सिरा मिलने की देर है। शायद नहीं मिले आपको। ये तुम कैसे कह सकते हो? आप ही बोल रहे थे, कोई सुरमा लोग थे, पूरा देखभाल के इधर ही गए होंगे, पूरा देखभाल के उधर ही गए होंगे। लेकिन पुलिस में भी कमी नहीं, देखने सुनने सोचने और बाल की खाल निकालने वालों की। फिर तो मिल जाएगा। विठल का लहजा इस्तेहज़ाई नहीं था। उसने बज़ाहिर उकताहट से कहा, अपने लिए कोई हुक्म हो तो बोलो। तुम्हें मालूम है तुम किस वजह से खुले फिर रहे हो? आप बुरा मानोगे पर साफ बोलें। विठल ने ऐंठती आवाज में कहा, बीच में आपके होने से इतना टाइम भी लगा अपने को, हम लटके रहे, वरना क्या होता? वर्मा ने तलखी से पूछा, जितनी जल्दी वो करते उतनी जल्दी अपनी मुक्ति हो जाती। एक हाथ से फंदा डालते, दूसरे से गांठ खोलते। अपने साथ अब कुछ नया नहीं होता। इधर हम भी ऐसे समय के लिए डोरियां हाथ में रखते हैं। आपने कोई छूट ढील नहीं दी अपने को। आप इनमें ज्यादा सियाने हो। टहनी पे पक्के की बात हो रही है, थोड़ा अपने को देखना, आगे पीछे का विचार भी करना था आपको। जरा तिरछा पड़ने पे पिछले का सारा कारत हो जाता, सामने साफ होने पे घोड़ा दाबना ठीक रहता है। क्या बोले, आप सारा जानते हो, और ऊपर सर के उजले काले से अंदर गूदे का कोई नाता नहीं। कोई आगे की बात हो तो बोलो साहब। विठल ने नगवारी से कहा, पहली दफा सामने पड़ने पे हमने सारा बराबर कर दिया था, इसके बाद अपने पास कुछ नहीं है, और अब हम इधर ही से जा रहे हैं। वर्मा का चेहरा भुबक रहा था। विठल के चुप हो जाने पर उसने जैसे कब की रुकी हुई सांसों से सीना हल्का किया और जहर हंस से बोला, और जल्दी तुमको लौट के भी आना है। वो भी देख लेंगे साहब, जिधर ही होंगे आ जाएंगे। बात को पूरा हर्जाना हर्चा भी लेंगे, और आप धीरज रखो, आप पे भारी नहीं पड़ेंगे। विठल ने वर्मा को मजीद कुछ कहने नहीं दिया। ताकीदी अंदाज में वही कुछ दोहराना मुनासिब समझा जो वो चंद दिन पहले कोतवाली में वर्मा के मातहत पुलिस ऑफिसर से कह चुका था। उसने कहा कि बेहतर होगा हमारी अदम मौजूदगी में हवेली के मकीनों से कोई इलाका न रखा जाए। उन्हें छेड़ने से कुछ हासिल ना होगा, पेचीदगी ही बढ़ेगी। हमारी तलबी मकसूद हो तो कोलकाता में उस्ताद जामू से रब्ता किया जाए। हम तक तलबी की इतला पहुंचने
और हमारे फैजाबाद आने में कुछ वक्त सर्फ हो सकता है, लेकिन पुलिस इत्मीनान रखे हम बहरे सूरत वापस आ जाएंगे। वर्मा के होंठों पर तंजो नखुवत से आलूदा मुस्कुराहट उठकर आई। उसने सर हिलाया और देवड़ी की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूते पहनकर हम तीनों एक दूसरे के पीछे देवड़ी में आए। उधर से शकूरन बी की हड़बड़ाती चापें सुनाई दी। तीनों रुक गए। शकूरन बी हास दान लाई थी। मैंने हासदान उसके हाथ से लेके वर्मा के सामने पेश कर दिया। हम पान नहीं खाते, वह घबरा के बोला। इधर ही जैसा पीछे नहीं खाया होगा। विठल ने उसे हौसला दिया और इश्तियाक पैदा किया। वर्मा ने एक लम्हाती तामुल और तरद्दुद के बाद चांदी के वर्क में मलबूस बीड़ा उठाया। अभी उसने बीड़ा मुंह में रखा था कि पलके चपकाने लगा। अंग्रेजी में बेसख्ता बोला, हाउ हाउ डिलिशियस, मार्वलस। उसके चेहरे की बशाशत किसी कदर लौट आई थी। हवेली के वसी चबूतरे के नीचे गली में स्याह रंग की मोटर खड़ी थी। बंदूक बरदार अर्दली और वर्दी पोस्ट ड्राइवर वहां मौजूद थे। सीढ़ियां उतरते हुए विठल ने बुड़बुड़ाते अंदाज में कहा, पुलिस का उल्टा सीधा भी पल्ले नहीं पड़ता साहब। रामन को मिटाने वाले को भी क्षमा नहीं देती। वर्मा एक ज़कील हिस्स और तेज फहम शख्स था। उसने विठल का मफहूम समझ लिया होगा कि किसी सितमकार से हल्के खुदा को निजात दिलाने वाला भी मस्तूजब सजा है। गर्दन जनी है। मोटर में बैठने से पहले वर्मा चंद लम्हे मुझे और विठल को मुतलातिम नजरों से देखा किया। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाने में भी पहल नहीं की, तो हमने भी अपने हाथ खींचे रखे, लेकिन हमारे सलाम का जवाब उसने सर की हफीफ जुम्बश से जरूर दिया। उसके बैठते ही मोटर रवाना हो गई। विठल और मैं देर तक चबूतरे पर खड़े रहे। देखते ही देखते मोटर गली के नुक्कड़ पर ओझल हो गई। हम ठीक 8 बजे फैजाबाद स्टेशन पहुंच गए। अंदर आने पर मालूम हुआ कि गाड़ी 40 मिनट की ताहीर से लखनऊ से आ रही है। विठल ने वेटिंग रूम का रुख किया। फर्स्ट क्लास के इस वेटिंग रूम में निस्बतन सुकून था। प्लेटफॉर्म पर तो बहुत भीड़ थी और चीहो पुकार मची हुई थी। बावर्दी निगरान ने हमें एक गोशे में आराम कुर्सियों पर बिठा दिया और चाय के लिए पूछा। हाल ही बैठे रहने से कुछ शुगल बेहतर था। विठल से इजाजत मिलने पर निगरान ने फिदवियाना अंदाज में सीने पर हाथ रखा और सर झुकाए बाहर चला गया। इस कशादा और उम्दा किस्म के साजो सामान से रास्ता साफ सुथरी इंतजार गाह में पहले से एक जोड़ा मौजूद था। एक खुशपोश अधेड़ उम्र और गुलाबी साड़ी में मलबूस लगभग 30 साल की उम्र की एक सांवली नाजुक अंदाम औरत। मर्द कोई बड़ा अफसर मालूम होता था। हमारी आमद पर इसका चेहरा वाज़ेह तौर पर बिगड़ गया था, शायद इसलिए कि हमारी वज़ाकता अव्वल दर्जे के मुसाफिरों से मुताबिकत नहीं रखती थी। दोपहर खाने के बाद विठल ने रवानगी का ऐलान किया था। इस वक्त सभी दस्तरखान से उठा चाहते थे। सभी को जैसे झटका सा लगा। हालांकि विठल ने 2-3 दिन पहले ही उन्हें अपने इरादे से आगाह कर दिया था। खाने के बाद कैलवेले करने के बजाय विठल हवेली से निकल गया और सूरज ग्रूब होते वक्त वापस आया। यकीनन वो अड्डे के लोगों से विदाई मुलाकात के लिए गया होगा या फिर कहीं और। वकील भार्गव से सलाह मशवरा करने, उसे कुछ हदायतें देने। वर्मा खानापुरी करने वाला अफसर मालूम नहीं होता था। उसने कोई बहाम भी नहीं रहने दिया था। साफ जतला दिया था कि हक़ाइक़ जानने के लिए वो कितना मुस्तरब और कहाँ तक जा सकता है। नाकामी की सूरत में उसने पुलिस की मुलाजमत से दस्तबरदार हो जाने का अहद कर रखा है। कौन जाने हमारी रवानगी में रुकावट डालने में भी कोई मसला छुपी हो। वर्मा से कुछ बाइद नहीं था। उसके काम करने का अंदाज ही मुख्तलिफ था। विठल को भी इसका एहसास होगा कि अभी धुंध पूरी तरह नहीं छटी है। हमें बहुत मोहतात रहना था। पुलिस ने कोई शर्त आयद नहीं की थी, लेकिन विठल ने अपनी जानिब से एक तरह का वादा किया था कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए कोलकाता में मुकीम उस्ताद जामू को बखबर रखेगा। बेहतर हवेली के मकीनों को तंग करने की बजाय पुलिस पहले उस्ताद जामू से रब्ता कायम करे। हरचंद ये एक मुश्किल काम था। नए मकामात पर हमें अपनी सकूनत का कुछ इल्म नहीं होता था। बस यही हो सकता था कि रेल से उतरते ही हम इस मुकाम के स्टेशन मास्टर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाएं और स्टेशन मास्टर की मार्फत जामू से तार मंगवाएं। हर जगह आमद और रवानगी के वक्त स्टेशन मास्टर की खिदमत में हाजिरी लाजिम करार दें। मशकूक लोग जिस तरह सुबह शाम थाने में हाजिरी देने के लिए पाबंद किए जाते हैं। इंतजार का के निगरान के साथ सफ़ेद वर्दी पोश खादम हाथ में तश्त उठाए अंदर आया। तश्त सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। ज़िया भी इकबालमंदी की एक निशानी है। ज़िया से दौलत को दाद मिलती है। विठल ने सिर्फ चाय के लिए कहा था। तश्त में चाय के अलावा तश्तरियों में कई तरह के लवाजिम सजे हुए थे। मक्खन, टोस्ट, अंग्रेजी बिस्किट, केक और पेस्ट्रियाँ। हम में से किसी को इनकी तरफ रगबत नहीं हुई। घर से हम खूब खा पी के चले थे और जरी ने मना करने के बावजूद जाने क्या क्या चीज़ें साथ कर दी थी। विठल ने चाय नोशी से पहले कमरे में मौजूद मुसाफिर से चाय के लिए पूछा। मुसाफिर लम्हे भर के लिए सटपटाया, फिर उसने इनकसार से इनकार कर दिया। इनकसार साफ मसनूई था। इतने दिन घर में रहने और घर में तकरीब बंद रहने के बाद मुझे ये गिरदोपेश अजीब सा लग रहा था, जैसे सफ़र किए वक्त गुजर गया हो। उन सब के चेहरे आंखों में घूम रहे थे। कानों में इनकी आवाज़ें आहटें बसी हुई थी। हमें रुखसत करने के लिए वो सभी स्टेशन आने के ख्वाहिशमंद थे। विठल ने इन्हें रोक दिया। इन आखिरी लम्हों में जब हवेली से बाहर जाने के लिए हम दरवाजे की तरफ बढ़ा चाहते थे, हमें ठहर जाना पड़ा। यास्मीन हुड़कने लगी थी। विठल ने पलट के उसे बाजू में छुपा लिया और उसे थपकियां देता रहा। निसा, फरोजा, बड़ी और छोटी सलमा भी जरी खानम और जहरा को अपने आप पर काबू रखना आता था,
लेकिन कभी खामोशी आंसुओं से ज्यादा कारी होती है। उधर अरशद, तनवीर और नसीर बाबा भी बहुत सरासीमा घबराए घबराए से लगते थे। फैजाबाद में हमारे आने के बाद पेश आने वाले हालात से वो कमोबेश वाकिफ थे। ये कमोबेश की शनासाई भी बड़ी शर्मनाक होती है। ताम किसी ने हमसे मजीद कुछ अरसे ठहर जाने की इल्तजा नहीं की। उन्हें एहसास होना चाहिए था कि विठल ने रवानगी का इरादा किसी इत्मीनान के बाद किया होगा। विठल ने उन्हें यही को जताने की कोशिश की थी। उसने एक बार फिर बारी बारी सबके सरों पर हाथ रखे और बतौर खास फिरोजा के पास जाके उसकी पेशानी को बोसा देते हुए बोला, जल्दी आने का करेंगे आपके, और पीछे खैर खबर भी रखेंगे। कोई बात हो तो अपने को कोलकाता के पते पर चिट्ठी डाल देना। फिरोजा बिलक पड़ी। उसे जरी के हवाले करके विठल ने फिर मुड़ के नहीं देखा। बोझिला दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने जल्दी नहीं की। मैंने भी जो भी लफ्ज आते थे फिरोजा की दिलजोई करना चाहिए, मगर वो कुछ और ही सुनना चाहती थी। कोई कुछ और सुनना चाहता और कहा कुछ और जा रहा हो तो लफ्ज बड़े बेवकत हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू उमड़ उमड़ के आ रहे थे। मेरा सीना भी पिघलने लगा था। मैंने तय किया था कि विठल से कहूंगा पहले वो धनबाद उतरे और जफर को फैजाबाद रवाना करने की सबील करे। वो तो इशारे का मुंतजर होगा। उसकी आमद से दोनों बहनों के इस्तरा में कमी हो जाएगी। वेटिंग रूम में हमें आए 15 मिनट हुए होंगे कि सामने दरवाजे के पट झटके से खुले। वो उस्ताद सलामी था। उसके साथ अड्डे के 2 और आदमी दीनू और रैना भी थे। तीनों कायदे का लिबास पहने हुए थे। उन्हें देख के विठल का जिस्म तन गया और पेशानी पर लकीरें खिंचाई। उस्ताद सलामी दरवाजे ही से हाथ बांधे आया था। अपने को माफ करो उस्ताद, वो मचलती आवाज में बोला। तुमने मना बोला था पर ईमान से जी नहीं माना। विठल बुत बना रहा। उस्ताद सलामी ने उसके पैर पकड़ लिए। जबलपुर से तुम्हारे लिए खास किस्म की बीड़ी मंगवाई थी। साले विक्री ने आने में देर लगा दी। सोचा इधर ही पड़ी पड़ी सूख जावेगी, अब फिर तुम्हारा कब फेरा लगे। उसने दाएं तरफ बैठे देबो की तरफ जल्दी से हाथ बढ़ाया। देबो ने हड़बड़ाते हुए रेशमी कपड़े की एक छोटी पोटली विठल के सामने कर दी। विठल ने हाथ नहीं उठाया। मैंने देबो से पोटली लेकर बैग में डाल दी। चाय पीनी है? विठल ने तुनक के पूछा। ना ना उस्ताद। सलामी सर झटक के बोला। तुमको देख लिया जानो सारी प्यास थकन दूर हो गई। मन में शाम से बेकली हो रही थी। वो तो सारे के सारे आने को भड़क रहे थे। मुश्किल से खोंटे से बांध के आया हूँ। सच्ची पूछो इन हराम होरों से। वो तो सारे के सारे आने को फड़क रहे थे। मुश्किल से खोंटे से बांध के आया हूँ। सच्ची पूछो इन हराम होरों से। उस्ताद सलामी ने देबू और रैना की ताई चाही। बैठ जा रे चुपका, बेटे ने नगवारी से कहा। फिर लम्हे भर के तौक़्क़ुफ़ के बाद बोला, इनको खींच के रखना। पक्का उस्ताद? सलामी सीना ठोक के बोला। जो हराम का जना मस्ती करेगा अपनी मट्टी खराब करेगा। तुम आराम से जाओ, आगे तुम देखना, चारों खाने ठीक रहेगा। सलामी कुछ और कहना चाहता था कि रुक गया। अंग्रेजी लिबास में 30-32 साल शख्स हाथ में बड़ा सा चर्मी बैग लिए इंतजार गाह में दाखिल हुआ और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए हमारे करीबी बैठ गया। उसके हाथ में कोई रिसाला दबा हुआ था। कुर्सी पर बैठ के वो रसाले के मुताले में मसरूफ हो गया। सलामी ने मानी खैज नजर से विठल को देखा और तीखे लहजे में बोला, क्या बोलते उस्ताद? अपने को तो नौटंकी वाला जान पड़े है। विठल ने हनकारी भरी। फिर तो उस्ताद तुम्हारी तीर्थ यात्रा अच्छी गर्मा गर्म रहेगी। सलामी चुलबले बन से बोला। विठल की खामोशी पर वो संजीदा हो गया। उसका मुंह बन गया। हराम के और सरकारी माल में थोड़ा ही अंतर है। साले ऊपर वालों को घुमा रहे हैं, खूब माल पानी बना रहे हैं। ऊपर वालों की खोपड़िया भी लोटी लगती है। तुम जा रहे हो भी सारा ठीक नहीं है। ये सुअर खाने आगे भी बहुत अंधा करेंगे। पर इधर ही चौकी पर तू भी तो राजा बना बैठा है। जितना चाहे जूते मार लो, तुम्हारा हक है। अपने को पता है कोई माई खलाल ही चौकी पर बैठता है। तुम्हारे इस गुलाम ने अपनी माँ ही का दूध पिया है। वो तो तुम इधर थे। अपने लिए देखने और करने को क्या रह जाता था। आगे जो होगा देख लेंगे उस्ताद। तुमने भी सारा जान लिया है और अपने सब हरामजादों को भी बोल दिया है। तुम बेफिक्र होकर जाओ। कुछ ज्यादा 19-20 हुआ तो अपना उस्ताद जामू कितना दूर है। शाम को तार मिलेगा, सवेरे इधर आ जाएगा। अब अपने पे थोड़ा भरोसा करो। जामू और जुमरू उस्ताद ने कुछ समझ के ही चौकी पर राजागिरी करने का मान दिया। सलामी के इजज में शिकवा भी नुमाया था। विठल ने आंखें बंद कर ली थी। सलामी उसके पैर दबाने लगा। अव्वल दर्जे के इंतजार का में ऐसा कुछ नहीं होता होगा। पहले से मौजूद मियाँ बीवी हमसे दूर बैठे थे। सलामी की आवाज़ शायद उन तक ना पहुंच रही हो, लेकिन कमरे में खूब रोशनी थी और बिनियाई के दोनों कमज़ोर भी मालूम नहीं होते थे। सलामी की नज़रें बार बार रसाले के मुताले में मसरूफ़ मुसाफिर पर जाती थी। वो शख्स बेनियाज बैठा था। सलामी को जैसे किसी ने कांटा चुबो दिया हो। यकायक वो छपटती आवाज़ में बोला, एक बात पल्ले नहीं पड़ती उस्ताद। जिस तरह ठाकुरों के यहाँ होली खेली गई, हम लोग दल्लन बेगम के कोठे पर मुझे की महफिल में थे। 1-2 नहीं, गांठ के पूरे ना हो और पर आंख के पूरे 20 गवाह थे। और फिर इन ससुरे 30 मारों ने खुद भी अच्छी तरह छानबीन कर ली होगी। ये बात तो सामने की है। इस रात हम इधर शहर में थे। फिर क्या रह जाता है? कौन से कानून से? चुप रह, विठल ने उसे धुतकार दिया। कानून के आगे डोरी खींचने वाला भी उतना ही पापी होता है। इनका बोलना है डोरियां अपने हाथ में थी। हाँ, सलामी ने किसी कदर हजियानी अंदाज में कहा। ऐसा कैसे? अपना क्या वास्ता? वो कलाने लगा और गाली बकते हुए बोला, सारे बिल्कुल ही पैदल हो गए। निशाना टिप नहीं रहा रे। विठल की आवाज उभरी थी। तेरा तीर कमान तो चारों ओर घुमाना पड़ेगा और बीच में जो 10-20 हराम मौत काम आ जाएंगे।
आ जाने दे, सरकार को माफ होता है। फिर सरकार काहे की हुई? वेटर ने सर्दमहरी से कहा। इतना भी देर नहीं होता। सलामी की आवाज़ बुझ सी गई और वो किसी हद तक बच्चों की तरह मचल के बोला, एक बात बोलूं उस्ताद, ऐसे वक्त तुम इधर ही ना होते तो ये सुअर की औलाद अपने को तो तिंगनी का नचा देते। कोतवाली में इस रात जब अपने पंटरों की बेवजह धुनाई की जा रही थी तो सब बोला गए थे, एकदम पटरी से उतर गए थे ईमान से। दो चार को तो इस रात जरूर ठिकाने लगा देते। बात को क्या होता, बात को देखा जाता। इन पर तो खून सवार था, वो तो बस तुम्हारा ध्यान था उस्ताद। मेरी तवज्जो किसी और तरफ थी। मेरी समझ में देर से आया कि इनका मकसद एक दूसरे को कायल करना नहीं। उन्हें अपने बाजू में बैठे हुए शख्स पर शुभाया और वो उसे अपनी तकरार से कुछ बावर कराना चाहते हैं। ये सवाल और जवाब हैरानी, गुस्सा, नफरत और बेजारी का इजहार अमदन है। सलामी ने ठाकुर बस्ती में खून हराबे की रात हुज्रे की महफिल में हमारी मौजूदगी का जिक्र बहुत चौंक के विठल से किया था, जैसे पहली बार ये नुक्ता उसके दिमाग में रोशन हुआ हो। अभी अभी ये दलील उसे सूझी हो। ये दलील हमारी सबसे बड़ी सफर थी। इससे हमारी बर्रियत के पहलू निकलते थे। सलामी की हैरानी के जवाब में विठल की वजाहत और वजाहत की सादगी भी दानिस्ता थी। सलामी का शुबा कुछ ऐसा ख्याली नहीं मालूम होता था। रिसाले के मुतालिबे में मसरूफ शख्स हमसे इतने करीब बैठे रहने के बावजूद कैसा बेगाना बना हुआ था। वो अंधा नहीं था, बहरा भी यकीनन नहीं होगा। विठल और सलामी के दरमियान होने वाली इस किस्म की गुफ्तगू सुन के किसी तशवीश और इसतराब के आसार उसके चेहरे पर नुमायां होने चाहिए थे। उसके बरक्स निस्बतन दूर बैठे मियाँ बीवी से बेचैन नजर आ रहे थे। अगर वाकई वो आदमी पुलिस का फुरस्तादा है तो सलामी का ये अंदेशा भी दुरुस्त होना चाहिए, क्या कि सफ़र में भी हमारे ताकुब का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस ऑफिसर वर्मा ने भी सुबह हवेली में आके यही कुछ कहा था कि पुलिस ने हमें शुबे से बरी नहीं किया है। उधर विठल और सलामी को भी अड्डे में कुछ काली भेड़ों की मौजूदगी का तल्ख एहसास होना चाहिए। विठल ने दोपहर अड्डे जाके अपनी रवानगी का मतलब बताया था। अड्डे ही के किसी आदमी से इसने टिकट मंगवाए होंगे। पुलिस को कैसे खबर हो गई, ये अलग बात है। विठल ही ने अड्डे के लोगों को अपनी मुखबरी पर मामूर किया हो कि पुलिस को हमारे ताकुब से कुछ हासिल होने वाला नहीं था, बल्कि हमारे लिए तो ये कुछ बेहतर ही था। हमारे सफ़र की मसरूफियत जान के उनकी शिदत में कमी हो सकती थी। ये ताकुब उनके लिए साफ शिकन भी था। इसका एहसास चंद बस्तियों के बाद इन्हें होना चाहिए। इंतजार का कि निगरान ने सर झुका के मैं बताया कि गाड़ी की आमद का ऐलान हो चुका है। चंद लम्हों में चाय वाला खादम भी आ गया। विठल ने उसे बख्शिश के साथ चाय के पैसे अदा किए। निगरान को भी उसने बंद मुट्ठी से कुछ रकम दी। निगरान का सारा जिस्म लहरा गया। हम उठा ही चाहते थे कि सलामी ने विठल के पैर पकड़ लिए। उस्ताद बस एक मिनट। अब ने ये दीबू और रैना। विठल की आंखों में तुंदी देकर सलामी की आवाज़ हलक में फंस गई। क्या है रे? विठल ने झुड़कती आवाज़ में पूछा। सलामी के इशारे पर देबू और रैना ने नहायत उजलत से अपनी जेबों से खटकेदार चाकू निकाल के विठल के कदमों में डाल दिए। चाकू नए मालूम होते थे। ये कदीम रस्म थी। नए चाकू पर किसी मुस्तनद उस्ताद का हाथ फिरवाना अच्छी अलामत समझा जाता था, मगर इस मुजाहरे का इस वक्त कोई महल नहीं था। मुझे नगवार महसूस हुआ। विठल का चेहरा भी मकदर हुआ, लेकिन इसने तहम्मुल से दोनों चाकू उठा लिए। उनके दस्ते नक्शीन थे, पूरे 6 इंच लंबाई होगी। विठल ने बारी बारी इन्हें खोला। खटका दबते ही तेजी से फुलका बाहर आ जाता था। रोशनी में पॉलिश किए हुए फुलके चमचमा रहे थे। विठल ने उंगली फेर के धार का अंदाजा किया। अच्छे हैं रे, उसने सर हिलाते हुए कहा। फिर कबूल करो उस्ताद, सलामी झट से बोला। न रे। विठल ने चाकू बंद करके देबू और रैना के हाथों में थमा दिए। उन्होंने सर से आंखों से लगाया और जेबों में वापस रख लिए। चाकू से पहले उंगलियों पे धार रख। विठल का लहजा तलकीनी भी था, तनबीही भी। ये कहते हुए वो कुर्सी से उठ गया। दोनों मियाँ बीवी ने कुर्सियाँ छोड़ दी थी। उनके लिए ये मंजर एक तजुर्बा होगा। इस सिलसिला में उनका कुली भी आ गया था, लेकिन हमें उठता देख के वो दोबारा बैठ गए। पड़ोस का मुसाफिर रिसाला तय करके बैग उठाए बेनियाजाना पहले ही दरवाजे से निकल चुका था। हमारा कुली भी हाँपता कांपता अंदर आ गया था। कुली हाली साथ साथ चलता रहा। डिब्बे तक इसने हमारी रहनुमाई की। गाड़ी आने पर अफरा तफरी सी हो गई, मगर जल्द ही प्लेटफार्म पर गूंजते शोर और भाग दौड़ में ठहरा हुआ गया। जब तक गाड़ी हरकत नहीं की, सलामी, देबू और रैना हमारे साथ ही बैठे रहे और चलती गाड़ी से कूद के रुखसत हुई। उनका बस चलता तो हमारे साथ ही बैठे रहते। मिनटों में गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। फैजाबाद शहर की रोशनियां कुछ दूर साथ चलती रहीं, फिर गाड़ी अंधेरों में आ गई।